Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter that is chapter 3. ठीक है, आज हम chapter 3 को start करने वाले हैं और आपको chapter का name तो पता ही है, Business Risks and Causes of Failure. ठीक है, ये chapter का नाम से ही बहुत कुछ clear हो रहा है, but अभी आप लोग बैठे होंगे पढ़ने के मूड में बनाना होगा, मतलब मूड में आना होगा कि यहाँ पढ़ना है ये चैप्टर. तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, माहौल बनाते हैं और ये स्टोरी ना आपको एक तरीके से पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे देगी कि चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे. और बाद में जब आप स्टोरी समझ लोगे ना, उसके बाद एक एक टॉपिक को जब हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. और देखो आपके सामने एक इमेज है और आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो इस इमेज से, आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है. तो मैम दो कैफ़े समझ में आ रहे हैं, एक अमन है और एक रिया है, दोनों का कैफ़े है दिख रहा है हमें साफ साफ. और साथ में वो बोल रहा है कि बिजनेस इज नॉट अबाउट टेकिंग रिस्क एंड दिस. बट इमेज से क्या, मैं ही आपको बताती हूँ कि है क्या, चल क्या रहा है. देखो रिया और अमन जो थे साथ में कॉलेज में पढ़ते थे. दोनों को आइडिया आया कि हम लोग कैफ़े स्टार्ट करेंगे, मतलब उसका भी था कि मुझे कैफ़े स्टार्ट करना और इसका भी था कि मुझे कैफ़े स्टार्ट करना है. ठीक, दोनों लोगों ने सोचा हम कैफ़े स्टार्ट करेंगे और दोनों ने कहा कि चलो आसपास ही खोल लेंगे, एक दूसरे के बगल बगल में खोल लेते हैं कैफ़े. तुम अपना करना, मैं अपना करूँगी. दोनों ने कहा ठीक है, लेट्स डू इट. फिर क्या हुआ, कैफ़े इन लोगों ने ओपन कर लिया, कैफ़े खुल गया. लेकिन अमन की अप्रोच अलग थी. अमन का कहना था कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, मुझे पता है कि चाय और बिस्किट ये बिकेगा, बस मुझे यही चलाना है, मेरे को कुछ और नहीं करना है. नॉमिनल पैसा लगाऊंगा और बस आराम से इस पे ही फोकस करूंगा. बट रिया का कहना कुछ अलग था. उसने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. क्योंकि बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम रिस्क नहीं लोगे. बिजनेस का मतलब मेरे नज़रिए से कहा जाए तो एक्सप्लोर करना, ट्राई करना, कुछ नया करने की कोशिश करना, देखना कि चलता है कि नहीं चलता है. और रिया ने उसी तरीके से अपने जो कैफ़े था उसमें सैंडविचेस और केक्स, टी, कॉफ़ी, टी, ये सारे मेन्यू पे रखे. बट अमन ने वैसा नहीं किया. बहुत टाइम बाद जब दोनों के कैफ़े रन होने लग गए तो देखा गया कि रिया का कैफ़े अच्छा चलता था, क्योंकि स्टूडेंट्स को मज़ा आ रही थी कि उनके पास कॉम्बोज ऑफर है रिया के पास और बहुत सारी वैरायटीज़ है. तो स्टूडेंट्स उधर मोस्टली ज़्यादा जाते थे और अमन के कैफ़े में उतना नहीं आते थे. मतलब जब सिर्फ चाय वाय का मन है तो चले जाते थे, अदरवाइज़ उतना प्रेफरेंस नहीं देते थे क्योंकि वहाँ जाके उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा. और बाद में एक और इंसिडेंट हुआ, मतलब यहीं पे कहानी नहीं रुकेगी, अभी एक और ट्विस्ट. देखो क्या हुआ कि कैफ़े चल रहा था, एक आया तूफान. ठीक है, तूफान आया, आंधी तूफान आई. भाई ये अनसर्टेन है, पता नहीं था इन लोगों को कि हो सकता है. ठीक है, आंधी तूफान आई और हुआ ये कि दोनों के कैफ़े में, भाई अब तूफान आया तो दोनों के कैफ़े में आएगा. तूफान तो सेलेक्ट करके नहीं आएगा, नहीं मुझे तो रिया वाले में नहीं जाना, वहाँ पे वैरायटी है, ऐसा तो होगा नहीं. दोनों को नुकसान हुआ. बट यहाँ पे एक दिमाग देखना, क्या रिया ने अपने कैफ़े का इंश्योरेंस करवा के रखा था. ठीक है, तो उसको उतना कोई खास फर्क मतलब पड़ा तो, बस उसको वो काम थी, वो नॉर्मल थी. तो अमन ने पूछा यार इतना नुकसान हो गया, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम तो बहुत शांत हो. तो रिया ने बोला कि यार बिजनेस में देखो रिस्क होता है. ठीक है, सब चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिजनेस है बहुत अनसर्टेन. और मैं इसलिए भी काम हूँ क्योंकि मैंने रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले से ही एक बैकअप लेके रखा था. ठीक है, मैंने पहले से ही इंश्योरेंस करवा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है. और अमन ने वो अप्रोच नहीं फॉलो करी. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम यही पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में आपको पूरा यही समझ में आएगा कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं. राइट, बिजनेस रिस्क क्या होते हैं. इसके अलावा हम समझेंगे कि ये रिस्क होते कैसे हैं. ठीक है, क्या वजह होती है कि ये बिजनेस में रिस्क होते हैं, रीजंस क्या होते हैं. एंड हम समझेंगे कि हाउ एंटरप्रेन्योर कैन हैंडल एंड रिड्यूस देम, और कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो और उसको हैंडल कर सकते हो. क्योंकि देखो ना, आप ये सोचो कि बिजनेस में चलाऊंगा और मुझे कोई रिस्क नहीं होगा, मेरा कभी पैसा नहीं डूबेगा. क्यों नहीं हो सकता. अभी आपने जब बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था तो आपने वहाँ पे क्या देखा था कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है. कभी भी सरकार नए लॉ ले आती है, कभी उसने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए, आपका प्राइस बढ़ गया, आपकी सेल इफेक्ट हो गई. हुआ कि नहीं हुआ. आप कितना भी सावधानी से चलो, बिजनेस में जो बाहर की चीज़ें हैं
या अंदर भी मान लो लेबर ने ही स्ट्राइक कर दी, ये सब अनसर्टेन है, आपको रिस्क आएगा ही बिजनेस करते समय। तो ये चैप्टर आपको समझाएगा आखिरकार रिस्क क्या है, क्या बिजनेस रिस्क मतलब सिर्फ पैसों का रिस्क या किसी और वजह से भी बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, क्यों होते हैं, और आप जो एक एंटरप्रेन्योर हो, मान लो आप आगे जाके अपना कुछ सेटअप करोगे, कुछ नया आइडिया के साथ आओगे, तो आप कैसे इन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये तो पता है कि रिस्क होगा, बट रिड्यूस कैसे करेंगे मैम, मैनेज कैसे करेंगे। रिया ने कैसे मैनेज किया, उसने इंश्योरेंस ले लिया, तो उसने कोशिश करी कि रिस्क होगा तो हम उसको क्या कर पाएंगे, उसका इफेक्ट रिड्यूस कर पाएंगे इसके थ्रू। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब आप एक्सप्लोर करोगे, और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ ही वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, और मैं बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज से आपको पूरा चैप्टर समझाने वाली हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, आप बताइए, बिजनेस रिस्क आपको क्या लगता है, क्या है बिजनेस रिस्क। मैम रिस्क मतलब खतरा, और बिजनेस में आने वाले खतरे को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं, और ये बताइए ज़रा कि जो ये खतरे आ रहे हैं बिजनेस में, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीन जो थ्रेट आ रहे हैं बिजनेस को, क्या वो बिजनेस को पहले से पता थे या वो एकदम से आ गए। मैम पहले से पता होता तो बिजनेस रिस्क लेता ही क्यों, या वो थ्रेट आने क्यों देता, वो होता ही क्यों। इसका मतलब अनसर्टेन है, नहीं पता था कि हो जाएगा। फ्लड पता रहती है आपको कि मैं, बाढ़ बताती है आपको कि मैं आने वाली हूँ, या अर्थक्वेक आने से पहले आपको बताता है कि मैं आने वाली हूँ, अपना बिजनेस संभाल लो, नहीं ना, वो तो होता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो बिजनेस रिस्क है वो एक मतलब कीवर्ड याद रख लो, वो अनसर्टेन होता, अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, सो इन बिजनेस एवरी डिसीजन इन्वॉल्व सम अनसर्टेनिटी। बिजनेस में आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो, और हर डिसीजन में क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अब आप खुद सोचो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे रिया और अमन का एग्जाम्पल लो। अमन ने बोला यार मैं टी और बिस्किट ही बेचूंगा बस, ठीक है, रिया ने बोला मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। तो दोनों के डिसीजन में अनसर्टेनिटी थी। रिया मान लो फेल हो जाती, उसका डिसीजन वो सही ना जाता, उसका कोई बाकी चीज़ें खरीदता ही ना, तो उसका तो पैसा बर्बाद होता ना, फिर मशीन्स खरीद ली, उसे जो भी खरीदा उसके लिए, वो तो सब बर्बाद जाता ना। और अमन ने जो डिसीजन लिया, मान लो उसके पास कोई ना आता, कोई चाय खरीदता ही नहीं, तो उसका डिसीजन भी रॉन्ग हो जाता। तो बेटा कोई भी डिसीजन लोगे बिजनेस में, अनसर्टेनिटी रहती ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, बिल्कुल न्यू इनोवेटिव, तो आपको डर रहेगा ना कि पता नहीं यार कस्टमर पसंद करे या ना करे, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए, हो सकता है कस्टमर को पसंद ना आए। जैसे आजकल वो बोबा ड्रिंक चल रही है, कोरियन, आजकल इंडिया में काफ़ी कोरियन फूड ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप सब के ड्रामा लवर्स हो। तो अब जब कंपनियां बना रही हैं, जैसे सारे ब्रांड्स अब देख रहे हैं कि ट्रेंड ये है, तो सब फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप मैकडी जाओ, चाहे आप KFC जाओ, सब वो बोबा ड्रिंक्स एंड ऑल बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो अब उन लोग को भी डर रहता है कि पता नहीं ये वाला हमारा चले ना चले, तो अनसर्टेनिटी इज देयर। ठीक है, दिस पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग लॉस और अर्निंग लेस प्रॉफिट, बेटा ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो संभावना है, क्योंकि संभावना ही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फायदा होगा भी नहीं भी होगा, अनसर्टेनिटी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस हो सकता है या आपको प्रॉफिट कम हो सकता है, क्यों, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, मतलब कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया, कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट गिर गया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं बिजनेस रिस्क। मींस पॉसिबिलिटी, संभावना है कि आपको लॉस हो सकता है या आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मैम अर्थक्वेक आ गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, इसकी वजह से ये पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मेरे बिजनेस में लॉस होगा, हो सकता मेरा बिजनेस ही बह के चला गया, फ्लड नहीं आया, अर्थक्वेक आया है, टूट गया, तो फिर ये क्या हुआ, बिजनेस रिस्क हुआ। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी याद रखो, कीवर्ड हाईलाइट करो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से होता है ये। पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको लॉस होगा या आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, सो एक डेफिनेशन भी आप याद करके जाएंगे व्हीलर की, है ना, इनकी डेफिनेशन भी याद करके जाना, क्योंकि कभी कभी आपको मीनिंग बोलता है और बोलता है अलग से डेफिनेशन, तो वहाँ पे मीनिंग ही आप
लगा के आ जाएंगे ना तो फिर आप क्रॉस कर दिए जाएंगे, आपका आंसर आप नहीं क्रॉस किए जाएंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। रिस्क इज व्हाट, इन्होंने भी वही बोला कि रिस्क मतलब एक लॉस का चांस, कि लॉस हो सकता है। वो वर्ड था ना पॉसिबिलिटी ऑफ, पॉसिबिलिटी वर्ड था ना, कीवर्ड हाईलाइट कराना कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है बेटा। रिस्क मतलब संभावना कि हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए, हो सकता है मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू व्हीलर इन्होंने भी वही बोला कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। चांस है कि लॉस हो सकता है। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंस। क्यों हो सकता है? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ अनफेवरेबल हो जाए। मान लो मैंने बोबा ड्रिंक बनाई, मेरे कस्टमर को टेस्ट ही नहीं समझ में आया, लॉस हो सकता है। चांस था, मुझे पता नहीं था कि हो जाएगा, बट मुझे पता था हाँ चांस है, ये रिस्क है कि भाई वो लॉस में चला जाए, कस्टमर को नहीं पसंद आया, इवेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी बट हाँ नहीं पसंद आया, तो ये क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी है और हर बिजनेस को फेस करना ही पड़ता है। आप भी आगे जाके बिजनेस करोगे तो आपको भी ये अनसर्टेनिटी फेस करनी होगी। ठीक है, समझ गए आप कि बिजनेस रिस्क क्या है। तो बिजनेस रिस्क अगर मैं शॉर्ट करूं तो कुछ कीवर्ड हैं जो याद रखने हैं आपको, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि बिजनेस रिस्क आखिरकार क्या है। तो कीवर्ड मैंने कौन कौन से बताए थे कि पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर पता ही है कि होगा तो फिर क्यों ही रिस्क। तो पॉसिबिलिटी है, क्या है? पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस हो जाए या प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ, मेरे को कहाँ जा रहा है, पॉसिबिलिटी है किसकी? लॉस की और रिड्यूस प्रॉफिट की। ठीक है, या रिडक्शन प्रॉफिट, अपनी लैंग्वेज को फ्रेम कर लेना, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, ये कीवर्ड्स हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या रीज़न है? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्योंकि अगर इवेंट एक्सपेक्टेड ही होता मुझे कि ये होगा तो मैं लॉस होने ही क्यों देती। इसलिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से ही हमें बिजनेस में रिस्क रहते हैं। चलो अब हम आ रहे हैं कि टाइप्स क्या है। ठीक है, तो अब ये बताओ आप कि बिजनेस में जो रिस्क होते हैं, ठीक है, जो लॉस की संभावना है या जो है कि आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, वो किस वजह से हो सकते हैं? क्या रीज़न होगा उनका होने का? क्या उसका सिर्फ एक ही कॉज है कि पैसों की दिक्कत है तो बिजनेस में रिस्क है, या और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में रिस्क हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? मैम पैसों की वजह से तो होगा, पैसे नहीं है, या मैं आगे जाके मैं डेट में हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो हाँ बिजनेस को रिस्क है कि बिजनेस लॉस में जाएगा या बंद भी हो जाएगा। बट सिर्फ यही रीज़न हो सकता है या और भी रीज़न हो सकते हैं? नहीं मैम, और भी रीज़न हो सकते हैं। और क्या रीज़न हो सकते हैं? और रीज़न ये हो सकता है बेटा कि आपकी प्लानिंग गलत थी। आप जो प्लान लेके चल रहे थे ना कि ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो स्ट्रैटेजी ही आपकी गलत थी, इस वजह से आपको लॉस हो गया। तो बिजनेस में जो रिस्क का है, जो अनसर्टेनिटी है, उसका कारण सिर्फ मनी ही नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है कि हाँ स्ट्रैटेजी बनी तो पैसों में नुकसान आएगा, बट बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस में रिस्क होता है। पहला है स्ट्रैटेजिक रिस्क, मतलब कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या है, आपने गलती की है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिस्क मतलब जो रिस्क आ रहा है बिजनेस में, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है रॉन्ग स्ट्रैटेजी। These risks happen when business make wrong decision या poor strategy। आपने ऐसा डिसीजन ही बनाया, ऐसी स्ट्रैटेजी ही बनाई जो कि पूरी तरीके से गलत थी, और इसकी वजह से आपके बिजनेस को रिस्क आया या आपके बिजनेस को लॉस हुआ। ठीक है, आपको पता नहीं था कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो सही होगी। ठीक है, वो अनसर्टेन ही था कि भाई वो फेल हो गई। ठीक, एक कंपनी है, उसने प्लान किया, वो प्लान फेल हो गया, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हो गया। तो ये क्या है? स्ट्रैटेजिक रिस्क है। यहाँ पे जो बिजनेस रिस्क आया उसका कारण क्या था? उसका कारण था रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजिक रिस्क। वो रिस्क जो रॉन्ग स्ट्रैटेजी की वजह से होता है बिजनेस को, वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क। जैसे टाटा मोटर्स ने क्या किया, नैनो कार लॉन्च की। अभी भी देखते होगे बाहर नैनो कार दिख जाती होगी, मुझे तो काफ़ी बार दिख जाती है, आपको भी दिखती होगी। वो उसने क्यों लॉन्च की, क्या सोचा, उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न था कि यार ये कम प्राइस में है,
है ना। और जो मिडिल क्लास है, जो भाई इतनी कार नहीं अफोर्ड कर सकते, इतनी महंगी महंगी, उनके लिए अफोर्डेबल है। आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख में थी, तो उनके लिए अफोर्डेबल है। लेकिन ये फेल हो गया, ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, इन्होंने अपनी पोजीशनिंग अच्छी नहीं करी, और इस वजह से जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो गई। अगर ये थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी पे और ध्यान देते, ठीक है, थोड़ा अपना पोजीशनिंग पे और ध्यान देते अपने प्रोडक्ट की, तो शायद ये वर्क कर पाती। लेकिन कंपनी का जो एक प्लान था, जो स्ट्रैटेजी था, वो यहाँ पे काम नहीं किया। जो इन्होंने सोचा कि हम ये लॉन्च करेंगे और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई कि हम इस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, वो सब नहीं थी सही। तो इस वजह से इनके बिजनेस को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये जो रिस्क आया इनको, वो किस वजह से आया? स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजी गलत हो गई। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब वो रिस्क जो बिजनेस को होते हैं जब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई बिजनेस में एकदम से, और उसको उस वजह से नुकसान हो गया, तो वो कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क। These risks happen when a business face money related problem like not having enough fund, too much debt और cash flow issue। कैश फ्लो का इशू आ गया, मतलब पैसा जा बहुत रहा लेकिन आ कहीं से नहीं रहा, पेमेंट फंस गई आपकी मान लो, ठीक है, जिनसे मिलना तो उनसे नहीं मिला। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपके ऊपर पैसा आ नहीं रहा है, कुछ अर्न कर नहीं रहे हो, तो क्या हो रहा है? जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, या तो आप लोन लेते लेते जा रहे हो, या फिर जो ब्याज है जो देना था आपको वो भी नहीं पे कर पा रहे बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है। तो इस मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस को क्या हुआ? नुकसान हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है, जो कॉज है रिस्क होने का, वो क्या है? वो है फाइनेंस, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। अगर एग्जाम्पल ले, सो इफ अ कंपनी बोरो अ लार्ज लोन, मान लो एक कंपनी है, उसने बहुत बड़ा लोन ले लिया, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि उसको लगा कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो मार्केट में एकदम से आएगा और बूम कर जाएगा, मतलब लोग उसको बहुत प्रेफरेंस देंगे, बहुत बिकेगा, मतलब मैंने पूरे सपने बना लिए। और क्या हुआ? प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और लोगों ने उसको खरीदा ही नहीं, ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ? मेरी सेल गिर गई। मैंने तो भाई बहुत बड़ा लोन लिया था, अब मुझे उसको लोन का रीपेमेंट करना है। क्या मैं रीपेमेंट कर पाऊंगी? कहाँ से कर लूँगी? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की ज़रूरत थी तभी तो लोन लिया था बनाने के लिए, सोचा था इससे बनेगा, बना ही नहीं, सेल हुई ही नहीं। तो फिर क्या होगा? तो फिर आप बैंकरप्ट हो जाओगे और बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो बिजनेस को लॉस किस वजह से हुआ? वो लॉस हुआ आपका मनी की वजह से, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से। आपके पास फंड नहीं था, आपने फंड लिया जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ वर्क नहीं की और आप क्या हो गए? बंद हो गए, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, ठीक है। कॉस्ट पकड़ो, कॉस्ट के बिहाफ पे आपके सारे टाइप्स बनाए गए हैं। अगर कॉस्ट जो है बिजनेस को लॉस होने का, वो अगर स्ट्रैटेजी है, गलत स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजिक रिस्क। अगर वो कॉस्ट जिससे बिजनेस को लॉस हुआ है, वो अगर आपका फाइनेंस है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क। इसके अलावा आएगा आपका ऑपरेशनल रिस्क। आप क्या होगा? कॉस्ट मैम, कॉस्ट होगा ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन में कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, इसकी वजह से बिजनेस को लॉस हुआ, वो हो गया ऑपरेशनल रिस्क। गुड। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या? मतलब डे टू डे ऑपरेशन। ये रिस्क जो है वो कब होते हैं बिजनेस को? जब वो डे टू डे ऑपरेट कर रही होती है। जैसे कि मेरी फैक्ट्री है, ठीक, मेरी फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं, अचानक से मशीन टूट गई, पूरा प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, मुझे नुकसान हुआ उस वजह से, मेरा काफ़ी पैसों का नुकसान हो गया उस वजह से। तो ये जो लॉस हुआ मेरे बिजनेस को, वो किस वजह से हुआ? वो डे टू डे ऑपरेशन में आने वाली दिक्कत की वजह से हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। They can occur due to machine breakdown, shortage of raw material, strike और mismanagement। हाँ, ये भी होता है कि कभी कभी क्या करते हैं ना, जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं। उनको लगता है हमें फेयर वेजेस नहीं मिल रही है, उनको लग रहा है हमें वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं मिल रहा है, और हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा क्या ही करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे। मेरा क्या हुआ? नुकसान हो गया ना, मेरा नुकसान हो गया भाई। एक दिन तो कुछ बना ही नहीं, जितना हम प्रोड्यूस कर सकते थे, जो हमारे मान लो अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट थे जिनको हमें डिलीवर करना था, वो तो धरे के धरे रह गए, वो तो हमारे ऊपर आ गया ना।
तो ये जो रिस्क हुआ वो क्यों हुआ? डे टू डे ऑपरेशन में जो कमियां आई उनकी वजह से हुआ, ठीक है, उनकी वजह से ये रिस्क हमें हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गई तो प्रोडक्शन रुक गया, इसकी वजह से लॉस। नेक्स्ट टाइप है कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिस्क। ये वो रिस्क है जो आपको होते हैं जब आपको कोई रूल या लॉ फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। बिजनेस क्या करते हैं, कभी कभी इतना खो जाते हैं प्रोडक्शन में या चीज़ों में कि वो अंधे हो जाते हैं प्रॉफिट कमाने की वजह से, कि वो ये भी नहीं देखते कि सरकार के ये कानून में लिखा भी है कि हम इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो करते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सरकार उन पर पेनल्टी लगा देती है, उनको बंद करवा देती है। तो ये रिस्क क्यों आया? क्योंकि आपने जो रेगुलेशंस थे, जो कंप्लायंसेस थे, उनको फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो कॉज क्या है कि आप लॉ को नहीं फॉलो कर पाए, आप रूल्स को नहीं फॉलो कर पाए, इसके वजह से बिजनेस में क्या आया, लॉस आया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिस्क। दीज रिस्क हैपन व्हेन अ कंपनी फेल टू फॉलो गवर्नमेंट लॉ, रूल्स एंड पॉलिसी। आप कंपनी फेल ही हो गए कि आप जो सरकार के रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उनको फॉलो करें, और आपने फॉलो नहीं किया, आपने उनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम आपको इग्नोर कर देंगे पूरी तरीके से, आपको बंद ही करवा देते हैं। तो वो उन्होंने कर दिया, आपका बिजनेस बंद हो गया। जैसे कंपनी है, उसने जीएसटी समय पे नहीं पे किया, उसको समय नहीं मिल रहा था कि वो जीएसटी समय पे करे, उसने आईटीआर समय पे नहीं फाइल किया, गवर्नमेंट ने भाई वेट किया, आप देंगे टाइम पे, आपने नहीं दिया, आप इग्नोर करते गए। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप नहीं दे पा रहे, आप बहुत बिजी हैं प्रोडक्शन में, आपको समय नहीं मिल रहा इन चीज़ों को देखने के लिए, या आपका जो मैनेजर है वो ही नहीं चीज़ें हैंडल कर रहा है सही से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आप पे पेनल्टी लगा देगी, आपको बंद करवा देगी, है ना। और कुछ लॉ है, जैसे आपने पढ़े भी थे, इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री थी आपकी, और आप केमिकल जो है वो आसपास की रिवर्स में डंप कर रहे हो, आपने रूल नहीं फॉलो किया, सरकार क्या करेगी, आपको बंद करवा देगी। तो ये जो रिस्क है वो क्यों आया, क्योंकि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जो आपको फॉलो करने चाहिए थे। नेक्स्ट है कंपटीशन एंड मार्केट रिस्क। ये वो रिस्क होते हैं जो आपको किस वजह से होंगे, टर्म में जाओ, नाम में जाओ, सारे रिस्क की मीनिंग उनके नाम पे छुपी हुई है। ये रिस्क वो होते हैं जो कंपटीशन और मार्केट की वजह से आते हैं, ठीक। सो दीज रिस्क अराइज बिकॉज ऑफ कंपटीशन और चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स। बस तुम नाम पढ़ के चले जाओगे ना, तुम मीनिंग खुद बना ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें उसका जस्ट पता होगा कि ये अच्छा ऑपरेशनल रिस्क, तो ये वो रिस्क है जो डे टू डे ऑपरेशन में आते हैं बिजनेस के। और मैं लिख दूंगी कि हाँ भाई मशीनरी टूट गई, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गई, इस वजह से रिस्क हो गया। आया ना समझ में। उसी तरीके से आपका है कंपटीशन एंड मार्केट रिस्क। तो ये रिस्क क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से आ रहा है। मेरे कॉम्पिटिटर ने कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया जो कस्टमर को इतना पसंद आया कि मेरे प्रोडक्ट को अब कोई नहीं खरीद रहा, उसके प्रोडक्ट को पूछ रहा है। तो ये रिस्क किस वजह से आया, कंपटीशन की वजह से आया। या मार्केट में ट्रेंड बदल गया, हम नॉर्मल ड्रिंक बेच रहे थे, बोबा ड्रिंक आ गया और हमने स्विच नहीं किया, कॉम्पिटिटर ने वही कर दिया, तो वो वहाँ पे चले गए कस्टमर, अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। वो क्या होता है, के ड्रामा, पावर ऑफ के ड्रामा। तो आप तो रह गए ना फिर। तो ये रिस्क क्यों आया आपके पास, ये रिस्क आया आपके पास कंपटीशन की वजह से, ठीक है। सो व्हेन न्यू कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट और कस्टमर चॉइस चेंज, जब नए कॉम्पिटिटर आते हैं, भाई नए आते हैं तो कुछ नया लाते हैं, और जब नया लाते हैं तो कस्टमर को तो भाई नया ट्राई करना रहता है, पसंद आ गया तो फिर आप गए, वरना आप भी लाइए, ठीक है। तो कस्टमर की चॉइस चेंज होती है, ओल्ड प्रोडक्ट की मार्केट क्या हो जाती है, खो जाती है। जैसे जियो जब आया तो बहुत बड़ा झटका लगा टेलीकॉम इंडस्ट्री को, लगा कि नहीं लगा, लगा। जियो आया, उसने 4G लाया, बढ़िया स्पीड, फ्री में स्टार्टिंग में तो बांटे लोगों को सिम। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का तो दिमाग खराब हो गया कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां, नाम सुना होगा जैसे कि एयरसेल, टाटा डोकोमो तो सुना ही होगा, बहुत ऐड आता था, ये सब सरवाइव नहीं कर पाई, ये चली गई, बंद हो गई, इनको लॉस हो गया। क्यों हो गया, कंपटीशन की वजह से, ठीक है। ये रिस्क समझ में आया। दूसरा है इन्वायरमेंटल रिस्क। अब आप बताएंगे, अब आप इसकी मीनिंग को इस वर्ड से, इस हेडिंग से बताएंगे क्या है ये।
मैम वो रिस्क जो इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, चेंजेस इन इन्वायरमेंट की वजह से होंगे। हाँ, थोड़ा सा अपडेट क्या करो, इन्वायरमेंट की वजह से होंगे। कैसे इन्वायरमेंट की वजह से होंगे? मैम इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, इस वजह से होंगे। यस, सो ये वो रिस्क है जो अराइज होते हैं फ्रॉम नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। मतलब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, कुछ नेचुरल फैक्टर में चेंज आया जिस वजह से आपके बिजनेस पे उसका असर आया। ठीक, जैसे कि पॉल्यूशन लॉस, फ्लड्स, अर्थक्वेक, क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस, इन वजह से आपके बिजनेस पे फर्क आया। अब अर्थक्वेक आ गया, बिजनेस कितने देखते हो, जैसे कि जब फ्लड्स आते हैं, है ना, अभी कहाँ पे, पंजाब में देखो कितना नुकसान हो गया, कितने बिजनेस डूब गए और बंद हो गए। तो क्या बिजनेस को पता था कि ये रिस्क आएगा? नहीं ना, बट ये आ गया। तो ये कौन सा रिस्क है? ये है इन्वायरमेंटल रिस्क। सो याद रखना, इन्वायरमेंटल रिस्क उस वजह से आते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोई चेंज आया है, बदलाव आया है। व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस BS-VI emission norm, many scooter and car manufacturer had to change their engine and redesign and increasing their cost। ये वाला एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा ऊपर गया होगा, सोच रहे हो कि यार मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल क्यों दे दिया, कुछ सिंपल सा दे देते ना कि अर्थक्वेक आया और बिजनेस बंद हो गया। आप लिखा ना पेपर में, चल मिल जाएगा नंबर। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा सुनना। ये क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने BS-VI emission नॉर्म लाया, एक कानून, एक नॉर्म लाए जिसमें इन्होंने कहा कि वो जो स्कूटर्स हैं, आई थिंक ये 2005 मतलब 2000 के आस उधर ही आया है, मतलब बहुत पहले नहीं आया, 90s में नहीं आया, 2012 या ऐसे कुछ आया। तो इसने क्या बोला, मुझे सन इसका एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो इसमें सरकार ने क्या बोला, इसने बोला कि जो भी स्कूटर्स के जो इंजन है जिनसे मतलब धुआं होता है, जो हार्मफुल है, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो सारे बंद करो, वो सारे स्कूटर अब नहीं बिकेंगे। तो बहुत सारे मोटरसाइकिल्स वाले जो भाई ये बना रहे थे, जो ये मॉडल बना रहे थे पहले वाले जिसमें वो धुआं भाई होता था, ठीक है, वो मॉडल तो बन के, अब भाई कंपनी को पता था क्या कि तुम कल ये लागू कर दोगे, आई थिंक 2020 में आया ये, कंपनी को पता था क्या तुम ये लागू कर दोगे? उसको तो नहीं पता था ना, उसने तो कितना सारा स्टॉक बनवा के रखा उसी इंजन के मॉडल पे। आपने क्या बोला, आपने तुरंत बोल दिया नहीं ये बैन करो, ये कल से नहीं बिकेंगे। कंपनियों को एकदम से झटका लग गया कि अब जो हमें बनाना है वो तो हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें इंजन में वो जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है, वो धुआं, वो स्मोक, वो नहीं होना चाहिए, वो क्लीन स्मोक होना चाहिए। बट हमने तो पहले से स्टॉक रखा है ना बना के उस स्कूटर का जिससे वो चीज़ हो रही थी, अब उसका क्या होगा? तो कंपनियों को बहुत झटका लगा, मतलब उनको रात ही रात स्कूटर को डंप करना, क्योंकि अब बिकेगी तो नहीं यार, बैन हो गई तो कल से बिकना बंद, तो उसको बंद करना, उसको डिस्पोज करना या फॉरेन में उसको ट्रांसफ़र करवाना या सस्ते में ही बेच देना। तो सोचो ना कि कितना बड़ा नुकसान हो गया इस एक वजह से कि जो एक ये लॉ आ गया है ना, इन्वायरमेंट में ये लॉ आ गया, और इस लॉ की वजह से कितने सारे कार और स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स को कितना ज़्यादा बड़ा झटका लगा। और ठीक है, बाद में तो उन्होंने फिर बनाया ही स्कूटर्स और कार जो इस मॉडल्स पे बेस थी, बट इस नॉर्म की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी। तो ये जो रिस्क है आपका, ये रिस्क किस में काउंट होगा? ये रिस्क काउंट होगा इन्वायरमेंटल रिस्क। नाउ क्वेश्चंस कम कि मैम इन्वायरमेंटल रिस्क क्यों? ये तो सरकार ने नॉर्म लाया है, बट लाया किस लिए? ये फोकस कहाँ पे आएगा? ये फोकस आएगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए हैं ना ये नॉर्म। तो ये रिस्क किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो ये क्या टाइप हो गया आपका? ये हो गया इन्वायरमेंटल रिस्क। नेक्स्ट जो रिस्क है वो है रेप्यूटेशनल रिस्क। अब इसका भी मीनिंग आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये वो रिस्क होते हैं जो बिजनेस को क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन जो है वो डैमेज हो गई है, इस वजह से बिजनेस को क्या हुआ? नुकसान हुआ। ठीक है, अभी समझेंगे। दिस रिस्क अकर व्हेन अ कंपनी में जो गुडविल इन द मार्केट गेट डैमेज, जो बोला वही है कि कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो डैमेज हो गई, स्पॉइल हो गई, इस वजह से बिजनेस को क्या हुआ? लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, अच्छा ये देखो ना, जब बिजनेस की इमेज गिरती है, लॉस होती है, कंपनियां उस पर भरोसा करना बंद कर देती है। कंपनी में बोला मैंने कि कस्टमर उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। अब खुद सोचो ना कि अगर आप पे कस्टमर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को लेंगे या आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेंगे? नहीं लेंगे।
तो बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये लॉस क्यों हुआ, ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि बिजनेस की जो रेपुटेशन, जो इमेज है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई। ठीक है, जैसे कि फेसबुक का एग्जाम्पल लेंगे कि व्हेन फेसबुक फेस्ड प्राइवेसी इश्यूज, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। अब ये भी एक बहुत बड़ी केस स्टोरी है, ये भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था कि फेसबुक में, अच्छा आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, उस टाइम मैंने भी किया है इस चीज़ को, तो मुझे अभी लग रहा है कि हाँ ये तो काफ़ी चीज़ रॉन्ग हो गई। बट आप देखते हो कि पहले फेसबुक में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्विजेज आते थे जिसको आप देते थे और वो बोलता था कि मैं आपकी पर्सनैलिटी बताऊंगा या आपकी पर्सनैलिटी किस एक्टर से मिलती है मैं आपको वो बताऊंगा। कुछ याद आ रहा होगा, आपने भी ऐसा किया होगा, फेसबुक चलाते थे जब, तो आप देखते होगे ना कि कुछ इंटरेस्टिंग क्विजेस आते हैं, वो आपसे कुछ क्विज पूछता है, फिर बताता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस एक्टर से मिलते हो, आपकी शक्ल किससे मिलती है, ये सब आपने देखा होगा। वो लोग क्या करते थे, वो लोग आपसे परमिशन मांगते थे। क्या करते थे, परमिशन मांगते थे। क्या परमिशन मांगते थे कि क्या हम आपकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं, और आप करते थे यस ले लीजिए, मुझे तो क्विज का आंसर जाना है, मैं किस हीरोइन की तरह लगती हूँ, मुझे तो ये जाना है, आप ले लीजिए इन्फॉर्मेशन, आप ये करते थे। और वो क्या करते थे, वो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते थे। तो ये एक स्कैंडल हुआ। फेसबुक ने क्या किया, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ये एक कंपनी थी, इस कंपनी ने ये स्कैंडल रन किया, ये क्विजेस वगैरह रन किए फेसबुक पे, और इसने लोगों को भाई अपने तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, और वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या हुई, फेसबुक ने बेच दी। 87 मिलियन अप्रॉक्स लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बेच दिया। अब आप सोचोगे मैम बेच के ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, हमें तो कोई कॉल नहीं आया, आपको कोई कॉल नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन को बेच के इन्होंने बेसिकली जो यूएस में इलेक्शन होते थे ना, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। आप क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन से यूएस का क्या कनेक्शन, आपकी नहीं, आपके में तो आपका कनेक्शन जोड़ेंगे, बट वो जो स्कैंडल चल रहा था वो यूएस के लिए बेसिकली चल रहा था, जिसमें वो जो यूएस की जो इलेक्शन होने वाले थे उसको ये इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, वहाँ के लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लिया, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लिया, लाइक्स डिसलाइक वगैरह पूछता था एक क्विज आपसे, आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, ये वो सब पूछा ना आपसे। और उसके बाद इन लोगों ने वैसे ही पॉलिटिकल एड्स रन किए जो आपके साइकोलॉजी को पूरा करता हो, मतलब ऐसे ऐड चलाएं जो आपके साइकोलॉजी को क्या मैच करे। जैसे आपको समझ गया कि आप बड़े इमोशनल टाइप के बंदे हो, तो आपको वो पॉलिटिकल ऐड दिखाएगा उस सरकार का जिसके लिए उसको वोट चाहिए, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर जाओ और आप उसको जाके वोट दे आओ। तो इसके लिए इन पे बहुत विवाद हुआ, फेसबुक वालों को मतलब हैशटैग ट्रेंड्स हुए कि स्टॉप यूजिंग फेसबुक, डिलीट फेसबुक। अब सोचो ना इनकी रेपुटेशन का क्या हुआ होगा, इनकी रेपुटेशन किस हद तक डैमेज हुई, बहुत हद तक डैमेज हुई। लोगों ने भरोसा ही करना छोड़ दिया कि क्या पता हमारी चैट भी ये लोग लीक करवा दें, अगर हमने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन OTP वगैरह सेंड कर दी तो ये लोग वो भी लीक करवा देंगे। तो इनका प्रोडक्ट अनइंस्टॉल करना, बहुत नुकसान हुआ इन लोगों को। तो देखो ना, रेप्यूटेशन अगर आपकी हार्म होती है तो कंपनी को उसकी वजह से भी रिस्क होता है, उसकी वजह से भी कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, जैसे फेसबुक को हुआ। इसी तरीके से आपने मैगी का एग्जाम्पल देखा होगा, मैगी वाला एग्जाम्पल किस किस को याद है। एक टाइम पे क्या हुआ था कि मैगी में जो लीड वो निकलती है जब मतलब टेस्टिंग वगैरह हुई, और फिर बाद में लोगों को जब पता चला बहुत तमाशा हुआ, तमाशा होना भी था क्योंकि हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और मैगी की रेपुटेशन पूरी डाउन चली गई, लोगों ने मैगी खरीदना बंद करा। कितना कंपनी ने सोचो स्टॉक बना के रखा होगा, सब जलाया हो या बर्बाद किया हो, जो भी किया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो ये कंपनी नहीं आई। हाँ, बाद में इसने जो भी किया हो कि हम नहीं करेंगे और फिर से हमें मतलब पास करिए, तो ये आई हैं। लेकिन एक टाइम जो रेपुटेशन डैमेज हुई तो लोगों का भरोसा टूटा, और आज भी बहुत लोग हैं जो फिर आज भी नहीं करते इस पर भरोसा, फिर क्योंकि भरोसा बनाना बहुत बड़ी बात होती है और भरोसा तोड़ना बहुत आसान चीज़ है। आप एक बार कुछ गलत करो और आप फिनिश हो जाओगे, ठीक है। तो ये रिस्क होता है। थोड़ा तो इंटरेस्ट आया ही होगा फेसबुक वाले से, तो रिसर्च करना अपने आप पे भी और देखना कि ये स्कैंडल हुआ था और इसकी वजह से फेसबुक की रेपुटेशन गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्यों होगा, ये रिस्क बिजनेस को तब होते हैं जब वो क्रेडिट की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है। मतलब
जैसे कि आप क्या करते हो, बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, कस्टमर्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उधारी दे देते हैं, ठीक है आप ले लो, बोरो कर लो, ठीक है, और मान लो कस्टमर आपको पैसा नहीं दिया वापस, तो आपके बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, मैम पैसा नहीं मिला, सामान चला गया। तो ये रिस्क क्या हुए? ये रिस्क हुए आपके क्रेडिट रिस्क। दीज रिस्क अराइज व्हेन कस्टमर और बोरोवर फेल टू पे मनी ओन टू द बिजनेस। ये रिस्क तब होते हैं जब जो कस्टमर हैं, जो बोरोवर्स हैं, जो आपसे उधार पे लेके गए हैं, वो आपका पैसा आपको नहीं देते हैं। जैसे कंपनी उसने गुड्स भेज दिया उधार पे और बायर ने उसको पैसा नहीं दिया, तो बिजनेस को तो लॉस होगा। तो ये लॉस कौन सा होगा, ये रिस्क कौन सा होगा? ये रिस्क होगा आपका क्रेडिट रिस्क। एग्जाम्पल में मैंने यही दिया है कि फर्नीचर शॉप है, वो फर्नीचर जो है वो क्रेडिट पे अपने कस्टमर्स को दे देती थी, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो बिजनेस को कौन सा रिस्क हुआ? क्रेडिट रिस्क हुआ। सिमिलरली बैंक को आप देखते हो कि क्रेडिट रिस्क होता है, जैसे लोन मैंने ले लिया और मैंने लोन नहीं पे किया, तो फिर बैंक को क्या होगा? क्रेडिट रिस्क होगा, क्योंकि कस्टमर ने उसका पेमेंट नहीं किया। तो ये सारे रिस्क आपको क्लियर हुए ना? आई थिंक इतने ही टाइप्स हैं, एक टाइप और रह गया है, दैट इज इनोवेशन रिस्क। सो वो रिस्क जो आपको क्यों आता है? इनोवेशन की वजह से आता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ नया बनाया, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ नए आइडिया के साथ आए, वो नहीं चला, तो फिर क्या होगा? आपको रिस्क आएगा, आपके बिजनेस को लॉस होगा। तो वो रिस्क कौन सा होगा? वो रिस्क होगा इनोवेशन रिस्क। जैसे व्हेन अ बिजनेस इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वो सक्सीड नहीं होगा जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट नहीं बिका, नहीं लिया लोगों ने। मैंने कोई टेक्नोलॉजी अपडेट की, वो टेक्नोलॉजी लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं की, नहीं बढ़िया काम करी। तो वो जो रिस्क आ रहा है मुझे इनोवेशन की वजह से, उसे हम बोलते हैं इनोवेशन रिस्क। जैसे गूगल ने क्या लॉन्च किया था? गूगल ग्लास लॉन्च किया था। ये इसकी भी एक केस स्टडी की स्टोरी बताती हूँ। गूगल ने क्या किया था? गूगल ग्लास लॉन्च किया था। गूगल ग्लास ये नहीं कि ग्लास कुछ ऐसा नहीं, आपने देखा होगा जो सन ग्लासेस होते हैं, तो स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए थे इन्होंने। और लोगों को मतलब इनको इसमें क्या था कि जब आप इसको पहनते थे तो आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन होती थी ना, जो आ रही होती थी, वो आ जाती थी कि ये नोटिफिकेशन आई, आप ऐसे देख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये ग्लास यूज़ करते थे तो आप कहीं की भी फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, रिकॉर्डिंग कर सकते थे, मतलब ये पावर थी उसमें। तो इनको लगा कि भाई ये ट्रेंड कर जाएगा, कि लोगों के पास कुछ ऐसा है जो उन्होंने बस अपने आंखों में पहना है, एंड दे कैन कैप्चर द होल वर्ल्ड, दे कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट दे वांट। उन्हें तो यही लगा मतलब तबाही मचाएगा ये प्रोडक्ट। बट हुआ क्या? गूगल का ये जो एक इनोवेशन था वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। अब आप सोचेंगे क्यों फेल हो गया? क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। पहली बात तो जो इसका डिज़ाइन था ना, जो इन्होंने लॉन्च किया था, वो बहुत बेकार था। लोग इतना वियर्ड था, आप चेक करना इमेजेस, इतने वियर्ड था कि लोग उसको पहनना ही नहीं प्रेफर करते थे। अगर पहनते थे तो घर में पहन के बैठते थे, बाहर जाते थे तो उनको लगता था सब मजाक उड़ाएंगे, सब हंसेंगे हमको देख के, तो वो लोग बाहर वो नहीं पहन के जाते थे, ठीक है। तो क्या फ़ायदा जब बाहर ना पहन के जाओ। दूसरी चीज़ इसमें ये थी बेटा कि पहला हो गया वो, हाँ। दूसरी चीज़ से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। जैसे इंडिया में देखा जाए तो 1 लाख का ये ग्लास था, तो लोगों को लगा बस ये नोटिफिकेशन देखने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या ये ग्लास पहनेंगे, इससे अच्छा मोबाइल सही है मेरे पास जो 10-20 हज़ार का है, फालतू का काम है। तो फिर नहीं लिया लोगों ने। और एक रीज़न ये भी था कि देखो ना, ये पहन लिया आपने तो ये कहीं की भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो लोगों को लगा कि यार ये तो हमारे लिए एक थ्रेट है, हमारी प्राइवेट लाइफ के लिए एक थ्रेट है कि आप कहीं भी खड़े हो, आपने पहना है ना, यू आर रिकॉर्डिंग अस। तो फिर लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया और फिर ये गूगल का ये जो प्रोडक्ट था वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। गूगल ग्लास वर्क नहीं किया मार्केट में, जो इन्होंने सोचा था कि वर्क करेगा। तो ये क्या था? इनोवेशन था। और जब भी आप कुछ इनोवेट कर रहे होते हो, आपको तो लगता है कि हाँ ये काम कर जाएगा, बट गूगल इतनी बड़ी कंपनी, कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितना पैसा लगाया होगा, बट नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। तो ये रिस्क किस वजह से आया? ये रिस्क आया बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, राइट। सो इसको क्या बोलेंगे? इनोवेशन रिस्क। तो जितने भी टाइप पढ़े हैं अभी तक आपने, उन टाइप को याद करने का तरीका यही है कि आप कॉज पकड़ो कि किस वजह से रिस्क आ रहा है और उसको आप उसी कैटेगरी में डाल दोगे। जैसे कि अगर बिजनेस को
अगर बिजनेस को जो रिस्क आ रहा है वो उसकी पुअर स्ट्रैटेजी की वजह से आया तो स्ट्रैटेजिक रिस्क, अगर बिजनेस को जो रिस्क आया वो उसके फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आया तो फाइनेंशियल रिस्क, अगर बिजनेस को जो रिस्क आया वो उसके डे टू डे ऑपरेशन सही से नहीं वर्क किए उस वजह से आया तो ऑपरेशनल रिस्क, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किया उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिस्क, अगर कंपटीशन कुछ आया, कुछ नया आया आपको कॉम्पिटिटर लेके और आपको उसकी वजह से नुकसान हो गया तो कंपटीशन एंड मार्केट रिस्क। मैं अगर बहुत बोल रही हूँ बट क्या करूँ, बोलना पड़ रहा है। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, अगर इन्वायरमेंट में कोई फैक्टर बदला, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर में बताया कि अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलेमिटी वाला केस हो गया, या सरकार ने कुछ इन्वायरमेंट के लिए लॉ बनाया उसकी वजह से कोई रिस्क हुआ, इन्वायरमेंटल रिस्क। नेक्स्ट इज रेपुटेशनल रिस्क, याद रखना फेसबुक वाला एग्जाम्पल एकदम क्लिक करेगा इमेज की वजह से। क्रेडिट रिस्क मतलब कि आपने जो उधार दे दिया कस्टमर को, उसने उसका पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट रिस्क। और इनोवेशन रिस्क में गूगल ग्लास का एग्जांपल याद रखना, इन्होंने कुछ नया किया और वो काम नहीं किया तो उसकी वजह से जो रिस्क आया वो हुआ आपका इनोवेशन रिस्क। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। तो हमने अभी तक क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि बिजनेस रिस्क क्या है बहुत अच्छे से, और दूसरी चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे समझी वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, और आपको याद भी रहेगा कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क हैं। ठीक है, 9 टाइप्स हमने पढ़े हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हमने कवर किया, काफ़ी केस स्टडी भी हमने देख ली यहाँ पे। और अब हम मूव कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मैथड ऑफ हैंडलिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। अभी हमें पता चल गया बिजनेस में रिस्क तो है ना, रिस्क तो है, लेकिन रिस्क को क्या करेंगे, अभी रिस्क है तो ठीक है, रिस्क है, हो भी सकता है इनोवेशन में हो सकता है गलतियाँ हो जाए, क्या मैम इनोवेट नहीं करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और ये भी है कि इन्वायरमेंट में भी हम क्या पकड़ के रखेंगे कि अर्थक्वेक ना आए, हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी ला सकती है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ वो भी होगा, कोई बात नहीं। पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी मैम, कभी भी आ सकती है, वो भी रिस्क है, तो अब क्या करेंगे, वो तो होगा ना, क्या बिजनेस छोड़ दें, नहीं करिए, बिजनेस करिए। तो क्वेश्चन फिर यहाँ से क्या आएगा, सोल्यूशन क्या है, बहुत एक क्वेश्चन पूछो, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि कैसे मैनेज करोगे, ये सोचो ना। प्रॉब्लम तो दिख रही है सबको कि बिजनेस करोगे तो रिस्क है, तो क्या बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, बट कुछ मैथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे इस रिस्क को आप हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वो तरीके सीख लो जिससे कल को करोगे तो आप मैनेज कर ले जाओगे उस चीज़ को। जैसे रिया ने क्या था, इंश्योरेंस करा के, आपको अमन नहीं बनना है, आपको रिया की तरह बनना है। ठीक है, तो पहला है एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब रिस्क। क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब रिस्क, या तो एक्सेप्ट कर लो, कहते नहीं एक्सेप्ट कर लो यार, जो हो रहा है जिंदगी में एक्सेप्ट कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, आगे बढ़ो। तो वही बिजनेस के साथ है एक तरीका, एक्सेप्ट कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। सम टाइम बिजनेसमैन सिंपली एक्सेप्ट द रिस्क एंड डिसाइड टू डील विथ इट इफ इट हैपन। कहते ठीक है, होगा, देखा जाएगा, कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं, बिजनेसमैन कहते नहीं है कि अरे ठीक है यार, होगा तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप एक्सेप्ट ही कर लो रिस्क, होगा तो झेल लेना, ये कर लो। लेकिन ये आप उसी केस में करते हो जब रिस्क स्मॉल हो और अनअवॉइडेबल। इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हो आप कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, फिर भी आप कह रहे हो नहीं नहीं होगा मैम, मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों एक्सेप्ट करना, छोटा है तो कर लो, इतना नुकसान नहीं होगा आपको। और अनअवॉइडेबल है कि अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। अब सुनामी आएगी या अर्थक्वेक आएगा तो क्या तुम उसको पकड़ के बैठोगे कि नहीं मेरे बिजनेस को छोड़ दो, नहीं ना, वो तो आएगी ना, क्या उसको अवॉइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों केस में आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप दुकान लगाने जा रहे हो, कल को किसी ने बोला आपसे कि यार तुम ये बिजनेस कर रहे हो, तुमको नहीं पता अभी अर्थक्वेक आ सकता है, तो आप कहोगे अरे ठीक है यार, आई एक्सेप्ट, आने दो, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। और जैसे कि बहुत सारी शॉप्स में जाते हो ना, कपड़ों की दुकानों में जाते हो, देखते हो कि बाहर डमी में अच्छे अच्छे कपड़े टंगे रहते हैं। अब आप सोचोगे यार कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बाहर टांगे हुए हैं, उसको धूप लग रही है, कपड़ा खराब हो रहा है, लेकिन बिजनेस वो रिस्क एक्सेप्ट करता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है छोटा ही रिस्क है, कल को इसको देख के कस्टमर आके सामान खरीद ले जाएगा तो हम उससे और पैसा बनाएंगे ना, तो वो उसमें क्या ही है, तो वो छोटा है, आई एक्सेप्ट दैट रिस्क। तो एक तरीका हो गया आपका कि एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करेंगे आप रिस्क को। जैसे कि शॉपकीपर कीप सम गुड इन ओपन एरिया नोइंग रेन कुड डैमेज देम बट द लॉस इज स्मॉल, ही एक्सेप्ट द रिस्क। जो मैंने आपको बताया ना शोरूम वाला,
देखते होगे बाहर कपड़े अच्छे अच्छे टंगे रहते हैं, उनको पता है कि बारिश होगी, धूप होगी, कपड़ा खराब होगा, बट दे एक्सेप्ट द रिस्क क्योंकि वो छोटा है, उससे वो और ज़्यादा पैसा बना लेंगे, ठीक है, वो झेला जा सकता है। दूसरा है अवॉइडिंग रिस्क। दूसरा तरीका क्या है, आप रिस्क को क्या करो, अवॉइड करो, जैसे ये कर रहे हैं वैसे आप भी करो, अवॉइड करो रिस्क को, कि जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ करूँगा तो इसमें रिस्क है, वो चीज़ करो ही मत, खत्म काम, अवॉइड कर दीजिए। आपको लग रहा है कल पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, पेपर दो ही मत, अवॉइड करो उसको, घर वाले आपको अवॉइड कर देंगे नहीं कर सकते आप, पढ़ेंगे। अवॉइडिंग रिस्क मतलब दिस मीन्स नॉट टेक द एक्शन दैट मे क्रिएट रिस्क, वो एक्शन ही मत लो जो रिस्क क्रिएट कर सकता है। अगर बिजनेसमैन को लगता है कि वो जो डिसीजन लेने वाला है वो डिसीजन बहुत ही रिस्की है, तो वो डिसीजन को वो लागू ही ना करे, वो ना ले, अवॉइड कर दे कंप्लीटली उसको। जैसे कंपनी है, उसको लग रहा है कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और जिस मार्केट में लॉन्च करना चाहती है वो बहुत ही अनस्टेबल है, तो वो डिसाइड कर सकती है कि वो नहीं लॉन्च करेगी उस मार्केट में, ठीक है, अवॉइड कर दिया उसने। तो अवॉइड करने का भी एक तरीका है कि आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग रिस्क। और कैसे मैनेज करेंगे रिस्क को, रिस्क को ट्रांसफर कर दो या शिफ्ट कर दो किसी और पर्सन पे, आप अपने ऊपर लो ही मत, कैसे डाल दो, किसी और पे डाल दो वो रिस्क। ये भी तरीका है रिस्क को मैनेज करने का कि सम रिस्क कैन बी अवॉइडेड, कुछ रिस्क ऐसे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको वो रिस्क, आप पे वो रिस्क आएगा ही आएगा, यू कैन अवॉइड दैट रिस्क। तो अब उस केस में करेंगे क्या, उस केस में करेंगे ये कि हम उस रिस्क को दूसरों पे डाल देंगे। जैसे कि रिया ने किया था, उसको पता था कि कुछ भी हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटी वगैरह, या आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, तो उसने क्या किया, इंश्योरेंस करवा लिया। अब वो जो रिस्क है, जो उस रिस्क का लॉस आएगा वो रिया पे नहीं आएगा, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका क्लेम देगी। तो उसने क्या किया, रिस्क से बचने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए उसने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन पे। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हो कि जो रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब वो करना ही करना है मैम, अगर आगे बढ़ना है तो वो हमें करना ही करना है अपने बिजनेस में, तो काम करो, दूसरे पे वो रिस्क डाल दो। तुमको लगता है कि मुझे ऐसी जगह पे दुकान खोलें जहाँ पे आग लगने की संभावना रहती ही रहती है, काम करो, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लो और उस पर डाल दो, आपको क्यों लेना है रिस्क, वो ले लेगी, ठीक है। तो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने रिस्क को दूसरे पे ट्रांसफ़र करने के, इंश्योरेंस के थ्रू, हेजिंग के थ्रू, अंडरराइटिंग के थ्रू, और हम देखते हैं 3 मेथड देखेंगे यहाँ पे कि कौन से 3 तरीकों से आप अपने रिस्क को दूसरे पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहला है हेजिंग। हेजिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर लॉस दैट मे हैपन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइस। देखो अभी इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये समझ में उतना नहीं आ रहा है, अभी समझ में आएगा। मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस लॉस से जो फ्यूचर में हो सकता है, मतलब अभी नहीं हुआ है लेकिन संभावना है कि वो लॉस मुझे फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। और वो लॉस हो क्यों सकता है, फ्यूचर में हो रहा है मैम, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है मार्केट में प्राइस बदल दे, बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस ये रिस्क होगा आपको फ्यूचर में, हो सकता है कि लॉस मुझे हो जाए बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइस। इसलिए मैंने क्या किया, एक बैकअप प्लान लेके रखा। बैकअप प्लान क्या लेके रखा, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे इससे तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी याद है मुझे, जैसे जब मैं मेरी सिस्टर हैं, उनकी शादी के लिए हम लोग जा रहे थे गोल्ड शॉप, ज्वेलरी शॉप करने, गोल्ड शॉप में ज्वेलरी लेंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो गोल्ड वाले पर्सन थे, गोल्ड वाले पर्सन मतलब जो ओनर थे वहाँ के, उन्होंने मतलब यही बोला कि आप एक काम करिए, अभी पैसे मत दीजिए सारे, मतलब हमें कुछ लेना था सामान, इंगेजमेंट तक का लेना था, लेकिन उन्होंने बोला कि शादी का भी देख लीजिए और बुकिंग करवा लीजिए, ठीक है, बुकिंग अभी करवा लीजिए, एडवांस में कुछ पैसा दे दीजिए और बुकिंग करवा लीजिए, बाद में आप इसी रेट पे ये सामान जो है ना वो उठा लेना, तो जो ये रेट चल रहा है इसी रेट पे आप क्या करना है, इस सामान को उठा ले जाना। तो हमें भी लगा कि सही है, प्राइस तो बढ़ता रहता है, तो हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, तो ये हमें अभी इसी रेट पे दे रहे हैं तो हमारे फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने आप को उस फ्यूचर लॉस से जो हो सकता था कि प्राइस बढ़ जाए और फिर हमें नुकसान हो जाए, उससे हमने अपने आप को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। बाद में मार्केट प्राइस बढ़ेगा, उससे मुझे नुकसान होगा, इससे पहले मैंने फ्यूचर में ही क्या प्रेजेंट में ही क्या कर लिया, उस फ्यूचर की डीलिंग कर ली कि ठीक है हम इस प्राइस पे उसको उठा लेंगे।
तो यही होता है हेजिंग, कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्यूचर लॉस से जो आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ? जैसे कि एक टेक्सटाइल मिल है, उसके पास 200 बेल्स ऑफ कॉटन है स्टॉक में, उसको लगा कि अभी जो कॉटन का प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 100 पर केजी चल रहा है। कितना चल रहा है? 100 पर केजी चल रहा है। और उसको मतलब भाई अब कॉटन मालिक काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको पता रहता है कब प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तो उनको पता था कि आने वाले समय में प्राइस जो है वो जाएगा, नीचे जाएगा, 80 रुपये किलो पे ये बिकेगा। तो इन्होंने सोचा कि यार अब फिर अगर मैं अगले महीने बेचूंगा तब तो मैं नुकसान में बेच दूंगा, और अभी तो 100 पे रेट चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूचर में ही डीलिंग कर ली। The mill feared that next month the price may fall to 80 per kg and it will lose money. So mill ने क्या किया, एक hedging deal कर ली। इसने जो 200 बेल्स थे उसको एडवांस में ही बेच दिया फ्यूचर मार्केट में 100 पर केजी। जो भी डीलर था उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम आपको फ्यूचर में इतना देंगे, 200 कॉटन बेल देंगे और 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। वो फ्यूचर में उससे उतने पैसे दे के लेगा, भले ही प्राइस गिर जाए पर उसका तो सामान 100 रुपये पर किलो ही के रेट से बिकेगा। तो ये क्या किया, इसने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। किससे प्रोटेक्ट कर लिया? उस रिस्क से, उस फ्यूचर लॉस से जो उसको हो सकता था अगर मार्केट में प्राइस क्या हो जाए, राइज हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपका कि आप अपने आप को क्या करें, अपना रिस्क दूसरे पे डाल दें। अब वो रिस्क आपका नहीं है, आपको तो उतना मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए था, अब वो दूसरे पे चला गया। अब हो सकता है दूसरे का नुकसान हो जाएगा, 80 हो तो आपसे उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब तो उसको उतने का ही लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब जब कंपनी इश्यू करती है शेयर और डिबेंचर, इट कैन ट्रांसफर द रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग ऑल सिक्योरिटी टू अंडर राइटर। अभी जैसे मुझे शेयर इशू करने हैं, मुझे सही में नहीं इशू करने, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मुझे शेयर इशू करने हैं तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अंडर राइटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने गारंटी ले ली कि मैं आपके सारे शेयर जो है वो बिकवा दूंगा, और अगर नहीं बिकेंगे तो जो नहीं बिकेंगे वो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहिए। तो मैंने क्या किया, अपना जो ये रिस्क था कि मेरे शेयर नहीं बिकेंगे वो किस पे ट्रांसफ़र कर दिया, वो बिजनेस का रिस्क किस पे ट्रांसफ़र कर दिया, अंडर राइटर पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है, ये भी एक क्या है, एक मैथड है, टाइप है आपका और ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग ऑफ रिस्क का, कि किस किस तरीके से रिस्क को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे पे। ठीक है, जैसे कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर इशू करे लेकिन सिर्फ 80 लाख के ही बिके, 20 लाख नहीं बिके, तो अंडर राइटर ने एज गारंटी ली थी तो वो क्या करेगा, 20 लाख के शेयर खरीद लेगा। अंडर राइटर आपका स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या किया था, मैंने एक बिल्डर को टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डर को मैंने दिया। अब बिल्डर ने सोचा कि यार सब कुछ मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा, सब कुछ मैं थोड़ी ना संभाल पाऊंगा, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पे आएंगे सब। तो उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट का सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब अपनी जिम्मेदारियों को, जैसे उसको लगा कि इलेक्ट्रिक का काम किसी इलेक्ट्रिशियन को जो इसमें एक्सपर्ट है उसको दे देता हूँ, ठीक है, छोटे मोटे रॉ मटेरियल सामान लाने का उसको दे देता हूँ जो उसमें एक्सपर्ट है। तो मैंने क्या अपने रिस्क को एज अ बिल्डर बांट दिया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दूसरे लोगों को दे दिया। अब वो रिस्क क्या है, मेरे पे नहीं आएगा, मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उस लॉस को। तो ये एक मेथड हो सकता है, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मीन्स गिविंग पार्ट ऑफ योर वर्क टू अनदर एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट टू रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। क्योंकि आप हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं हो ना, आप इलेक्ट्रिक बता रही हूँ, इलेक्ट्रिक के काम में, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के काम में आप एक्सपर्ट थोड़ी ना हो, वो तो जो एक्सपर्ट होगा वही बता पाएगा कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पूरा ठेका लेता हूँ, मैं जो एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड में जो मुझे रिक्वायर्ड लगेंगे उस पूरे टेंडर को पूरा करने के लिए, मैंने उनको उस चीज़ का क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक तरीका है, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जब बिजनेस फर्म को लगता है कि वो सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो अकेले करेगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो क्या करती है, सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती है। मतलब अलग अलग लोगों को जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है उनको उस चीज़ का क्या दे देती है, टेंडर दे देती है, वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और इस तरीके से वो अपना रिड्यूस कर लेती है रिस्क बाय शिफ्टिंग। जैसे एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, वो सारा काम तो नहीं कर सकता अकेले, तो उस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने क्या क्या, प्लम्बिंग का, पेंटिंग का, फ्लोरिंग का काम अलग अलग एक्सपर्ट्स को दे दिया और अब उनका जिम्मेदारी होगी कि वो अच्छे से काम करके दे। तो मैंने अपने रिस्क को क्या किया, बांट दिया, डेलीगेट कर दिया। तो दिस इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो याद रखना, जो ये आपका ये वाला टाइप था ना शिफ्ट करने वाला, कि आप अपने रिस्क को कैसे अपने मैनेज कर सकते हो, या तो भाई
एक्सेप्ट कर लो, या तो अवॉइड कर लो, नहीं लेंगे रिस्क, या फिर क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो रिस्क को। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के तरीके भी देख लें कि किस किस के टाइप के। हेजिंग हो गया आपका, और एक हमने देखा अंडरराइटिंग, और अभी ये पढ़ा हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक, अब हम आ रहे हैं दूसरे टाइप पे जो कि है प्रिवेंटिंग रिस्क, मतलब अवॉइड, एक्सेप्ट और ट्रांसफ़र करने के बाद का जो एक अलग मेथड है, वो उसके मेथड नहीं है, सब टाइप उसके नहीं है जो हमने अभी पढ़े थे, वो ख़त्म हो गया। ट्रांसफ़र और शिफ्ट करने वाले तीन ही बताए थे ना कि तीन तरीके हैं कि जिससे आप रिस्क को ट्रांसफर कर देते हो, वो पॉइंट खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, फोर्थ मेथड पे आ रहे हैं, दैट इज प्रिवेंटिंग रिस्क। प्रिवेंट कर सकते हो रिस्क को। प्रिवेंटिंग रिस्क मतलब कि स्टेप्स लेना एडवांस में एंड रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्क हैम्परिंग, मतलब मैंने एडवांस में रिस्क ले ली, मतलब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या कर लिया, प्रिवेंशन ले लिया। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमार क्यों ही पड़ना है, उससे पहले ही क्यों ना आप दवा ले लें, उससे पहले क्यों ना आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो वही जब बिजनेस रिस्क को प्रिवेंट करते हैं, मतलब पहले से ही वो क्या करते हैं, अपने आप को सेफ लेके चलते हैं, अपने एडवांस में स्टेप ले लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कुछ मुसीबत आया तो हम एकदम रेडी हैं कि हम इस तरीके से उसको हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग रिस्क मीन्स टेकिंग स्टेप इन एडवांस टू रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्क हैपनिंग। रिस्क होने ही क्यों दो, उससे पहले ही उसके लिए क्या कर लो, एडवांस में तैयारी कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसके भी, बिजनेस रिस्क को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे आप रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे उसके होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हो। पहला है फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। मैं क्या कर लूँगा, मैं देख लूँगा कि क्या लग रहा है मुझे कि फ्यूचर में हो सकती है प्रॉब्लम। मुझे जब पहले ही पता चल जाएगा कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं वो रिस्क होने ही नहीं दूंगी। ठीक, तो हम एक तरीका है कि हम फोरकास्ट कर लेंगे या मार्केटिंग की रिसर्च कर लेंगे, मार्केट की प्रॉपर क्या कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। जैसे बिजनेस कैन प्रिडिक्ट पॉसिबल फ्यूचर प्रॉब्लम बाय डूइंग मार्केट रिसर्च। मार्केट में रिसर्च कर लिया, मैंने पता लगा लिया कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कॉम्पिटिटर मेरे क्या कर रहे हैं। जब मुझे सब पहले से ही एक तरीके से आइडिया हो जाएगा तो मैं भी उसी तरीके से चीज़ें करूँगी ना, तो मुझे क्यों रिस्क होगा जो हो सकता था। मैंने अपने आप को क्या किया, प्रिवेंट कर लिया, उस रिस्क को होने ही नहीं दिया या उसके चांसेस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जैसे कंपनियाँ क्या कर लेती हैं, फोरकास्ट कर लेती हैं। जैसे कंपनी ने पहले ही फोरकास्ट कर लिया कि जो लोग हैं वो पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। हम क्यों ये सोचे कि हमें लॉस हो जाए, हमें रिस्क हो, हमने पहले ही प्रिवेंशन कर लिया ना, अपने आप को पहले से उसे बचाना शुरू कर लिया ना। बचाने के तरीके क्या हैं, पहले तो आप फोरकास्टिंग कर लीजिए, देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। जो हो सकता है आपको लगता है ये होगा ही, संभावना बहुत है, तो अपने आप को उसके लिए रेडी रखेंगे कि अगर हो भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी वर रेडी, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं रिस्क को प्रिवेंट, फोरकास्ट करके, रिसर्च करके। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च कर लीजिए, बिजनेस बहुत रिसर्च करती है, एक पूरी टीम ही हायर करती है जो रिसर्च करेगी, चीज़ों को देखेगी, एनालाइज करेगी, बताएगी क्या हमें करना है। तो डूइंग रिसर्च हेल्प बिजनेस मेक न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंड अवॉइड बिकमिंग आउटडेटेड। जब आप रिसर्च करते रहोगे, कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहोगे, देखोगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, तो आप आउटडेटेड नहीं होगे, आप नए नए प्रोडक्ट बनाते ही रहोगे, जिससे आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे और आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे मोबाइल कंपनी आउटडेट होने का ये रिस्क से अपने आप को कैसे बचाती, कैसे प्रिवेंट करती है, मार्केट रिसर्च करके, पता लगा के कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या लॉन्च कर दिया, कस्टमर को क्या चाहिए, फिर मैं भी वही लॉन्च करूँगी, तो मुझे क्या होगा, रिस्क नहीं होगा। मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, प्रिवेंट कर रही हूँ। जो चांस है कि रिस्क हो सकता है उसको क्या कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ। तो ये भी क्या है, एक तरीका है आपको रिस्क से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। तो फोरकास्टिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, और ये थोड़ा वही है, यहाँ पे आप फोरकास्टिंग से ये है कि प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रिडिक्शन कर रहे हो मार्केट रिसर्च करके। दूसरा पॉइंट भी ऐसा ही कि रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो बाकायदा। नेक्स्ट इज क्रेडिट स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल। और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं रिस्क को। अब जैसे हमने समझा था वहाँ पे कि रिस्क इसलिए भी आ रहा था क्योंकि हमने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स दे दिए और कस्टमर ने उसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है, ये रिस्क मुझे आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को पहले से ही प्रिवेंट करने की कोशिश करी, वो रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करी कि भाई मुझे वो रिस्क हो ही ना। इसलिए कंपनी ने क्या किया कि अपने आप को किस रिस्क से प्रोटेक्ट करना, नाम क्या था इस वाले का,
क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? उन्होंने कहा कि हम पहले ही कस्टमर को चेक कर लेंगे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लेंगे कि भाई वो काबिल भी है कि वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका सिविल स्कोर चेक कर लेंगे उसको लोन देने से पहले, एंड देन हम देंगे। तो जो ये रिस्क का चांस था कि मुझे कस्टमर पैसा नहीं देगा और मेरा बिजनेस उस वजह से लॉस सफ़र करेगा, वो मैंने प्रिवेंट कर लिया, वो मैंने रिड्यूस कर लिया एक्शन लेके। ठीक है, और कैसे रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं? सेफ्टी प्रोग्राम्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं कि बिजनेस आप सेफ्टी मेजर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट के चांसेस हैं आपके बिजनेस में, जैसे रिया ने किया था, उसने इंश्योरेंस ले लिया था, तो आप भी करिए ना, क्यों रिस्क होने देना है आपको? उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप भी लीजिए, आप भी प्रोग्राम सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करिए। ठीक है, आपको लगता है कि आग लग सकती है तो फायर अलार्म्स वगैरह की व्यवस्था करिए, वर्क प्लेस में प्रॉपर लाइटनिंग, फर्स्ट एड रहें, जिससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि खतरा है कि चोट लग जाएगी तो बिजनेस को उसका भुगतान करना पड़ेगा, वो मेरे लिए लॉस है, तो क्यों हो, उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स लेके चलिए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अब एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार अगर एम्प्लॉय ने सही से कुछ नहीं बनाया, ये मशीन के साथ सही से काम नहीं किया, मशीन तोड़ दी, तो हमें तो लॉस हो जाएगा। तो आप उसके लिए भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। वो ये है कि अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, उनको सिखाइए पहले कि कैसे करना है, फिर तो वो चीज़ें नहीं खराब करेंगे ना, फिर तो कोई वेस्टेज नहीं होगी, फिर तो मशीन नहीं टूटेगी, बेटर तरीके से अपने काम को करेंगे। ठीक, तो ये एक तरीका आप लेके चल सकते हैं इस तरीके के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, मतलब वही सब कुछ देखता है, वही कहते हैं ना कि यार ये मेरे जो एम्प्लॉय हैं ये यही सब कुछ देखते हैं, ही इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। मान लो वो बीमार पड़ गया, वो सिक हो गया, तो फिर क्या होगा आपका? उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा? फिर वो द ओनली एम्प्लॉय ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ जाएगा? कौन करेगा उसके बिहाफ पे काम? इसलिए ये भी प्रिवेंशन लेके चलो कि उस टाइम पे आपके बिजनेस को लॉस ना हो, कि एक सब्स्टिट्यूट रेडी कर लो। ठीक है, कि अगर ये नहीं तो ये, तो वो कर लेंगे मैनेज, है ना। तो ये भी एक तरीका है आपका रिस्क को प्रिवेंट करने का। तो हमने प्रिवेंशन वाले टॉपिक पे कि रिस्क प्रिवेंटिंग एक मेथड है रिस्क को मैनेज करने का, उसमें हमने पढ़ा आपके टेक्निक्स ऑफ प्रिवेंटिंग रिस्क। हो सकता है आपके पेपर में वो यही पूछे कि प्रिवेंटिंग रिस्क की मीनिंग बताइए और टेक्निक बताइए कि किस किस तरीके से आप रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, फोरकास्टिंग करके पहले से ही फोरकास्ट कर लेंगे कि प्रेडिक्ट कर लेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, रिसर्च वगैरह करके, सर्वे वगैरह करके, एंड देन अपने आप को रेडी रखेंगे। रिसर्च करते रहेंगे प्रॉपर टाइम टू टाइम कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जिससे हम आउटडेट ना हो। क्रेडिट स्क्रीनिंग कर लेंगे कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले। सेफ्टी प्रोग्राम्स रन करेंगे, खतरा है तो हम सेफ्टी वगैरह लेके चलेंगे। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे काम करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। कभी कभी गवर्नमेंट ही आपके रिस्क को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। अभी प्रिवेंटिंग वाला ही टॉपिक चल रहा है, इसके ही टाइप्स जो हैं वो काफ़ी हैं। जैसे हम इसके जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना कि किस तरीके से आप बिजनेस रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो 6 टाइप्स हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 पढ़ लिया, अभी 6 पे आएंगे। डेट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। कभी कभी सरकार ही आपकी मदद कर देती है रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। सरकार कैसे करेगी? जैसे कि आपको खतरा है कि भाई फॉरेन की कंपनियां आएंगी और हमारा फिर नहीं बिकेगा गुड्स, तो सरकार ने क्या किया? उनके आने पे ही पाबंदी लगा दी। तो आपका रिस्क कम हुआ कि नहीं हुआ? वो रिस्क प्रिवेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो सरकार लॉ बना के स्टेप लेके आपको हेल्प करती है कि आपको रिस्क के क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। अनफेयर कंपटीशन ना हो, इसलिए भी वो रूल्स बना देती है, तो फिर आप उससे बच जाते हो। ठीक, फ्रेट, बहुत मान लो कि प्राइस बहुत बढ़ रहा है रॉ मटेरियल का, तो सरकार भाई उसके लिए भी लॉ ले आएगी कि इससे ज़्यादा आप रेट पे नहीं बेच सकते हो, तो आप उससे भी प्रोटेक्ट हो गए। तो सरकार भी आपकी बहुत तरीके से हेल्प करती है आपको रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैथड पे आएंगे। अभी हमारा प्रिवेंटिंग रिस्क खत्म हो गया, अभी हम मैथड पे आ रहे हैं, दैट इज मिटिगेट रिस्क। अब कौन सा मैथड है? मिटिगेट रिस्क। मिटिगेशन मतलब क्या होता है? मिटिगेशन मतलब होता है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क व्हेन इट कैन नॉट बी कंप्लीटली अवॉइडेड। जैसे कोई रिस्क है, अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो होगा ही होगा। ठीक है ना, आप
उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि आप कहोगे कि नहीं वो होगा तो हम ये कर ले रहे हैं, नहीं, वो रिस्क होना ही होना है। अभी अगर वो रिस्क हो गया तो उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है रिस्क होगा, होना ही होना है, वो तो हो रहा है, लेकिन हो गया तो हम उससे कैसे डील करेंगे, उसका इम्पैक्ट, उसका असर मेरे बिजनेस पे ज़्यादा ना आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वो होता है आपका मिटिगेट रिस्क। इफ रिस्की सिचुएशन हैपन, बिजनेस शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। उसको कम करने का, उसके असर को कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने पास बैकअप प्लान रखो, ठीक है, जिससे आपका जो डैमेज है वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए। जैसे एक कंपनी है, उसने आउटडोर इवेंट प्लान किया, उसने प्लान किया कि हम आउटडोर क्या करेंगे, इवेंट करेंगे, ओके, बट हुआ क्या कि रेन के चांसेस थे कि बारिश हो जाएगी। अब सोचो ना, बाहर इवेंट हो रहा है, बारिश हो जाएगी तो लोग तो भीगेंगे, सामान खराब होगा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो उसने क्या किया, उसने रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश की। उसने ये नहीं कहा, देखो प्रिवेंटिव, अगर प्रिवेंशन पे जाते हैं कि हम रिस्क को प्रिवेंट करते हैं, तो प्रिवेंट में क्या करते हैं हम कि अगर हमें लगता है कोई रिस्क हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ना होने दें, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे आउटडोर इवेंट करना है और बारिश हो सकती है, मैं फोरकास्ट वगैरह करा लेती, तो मुझे पता चलता बारिश होने वाली है, तो मैं ये करती कि डेट या इवेंट की टाइमिंग वगैरह सब चेंज कर देती, जिससे मुझे वो रिस्क से अपने आप को मैं बचा ले जाती। लेकिन मिटिगेशन वाला जो रिस्क है, ये कहते हैं कि भाई रिस्क होगा, आपको पता है होगा, ठीक है, होने दो, चल रहा है, आएगा, आने दो, एक है नहीं, आने दे आने दे आने दे, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, बट उसका जो इम्पैक्ट है, जो मेरे बिजनेस पे असर आ रहा है, हम उस पर काम करेंगे, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आउटडोर इवेंट कराया, बारिश हुई, भाई मैं इवेंट नहीं कैंसिल कर रही हूँ, मैं उसी तारीख को कराऊंगी, उसी टाइम पे कराऊंगी, बट मैं ये देखूंगी कि मैं उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, क्योंकि बारिश होगी तो कैसे रिड्यूस करेंगे, हमने कहा कि हम वाटरप्रूफ टेंट लगा लेंगे, ठीक है, जिससे चीज़ें नहीं खराब होंगी, भीगेंगी नहीं। तो ये क्या है, ये होता है आपका टाइप मिटिगेट रिस्क, कि अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि रिस्क होगा तो हम अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है, बल्कि हम ये लेके चल रहे हैं, अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है रिस्क होगा, होने दो, हम उससे अपने आप को बचाने के लिए ये नहीं कि पोस्टपोन कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम उससे लड़ेंगे, और लड़ने के क्या तरीके हम वो अपनाएंगे। सो ये एक तरीका है आपका मेथड ऑफ हैंडलिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइट द रिस्क। जो रिस्क है उसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। मतलब क्या है, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि रिस्क है तो मतलब हमारे लिए कुछ बुरा ही होगा, मेरे बिजनेस को उसकी वजह से लॉस ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो रिस्क होता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ जाते हैं, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस रिस्क को एक्सप्लॉइट करते हो, मतलब उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, उसको पॉजिटिव वे में लेके आते हो, तो आपके बिजनेस के लिए वही क्या बन जाता है, वरदान बन जाता है, वही आपके लिए एक बेनिफिट बन जाता है। जैसे कि सपोज करो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसको ये रिस्क था कि पता नहीं, उसको ये रिस्क था कि हाँ ये पॉपुलर हो सकता है, उसको पता कॉन्फिडेंट था कि कस्टमर तो कोई तो यही चाहिए और मैं यही दे रहा हूँ, तो यार बिल्कुल चांसेस है ये पॉपुलर हो जाएगा, ये एकदम कहते नहीं एकदम छाने वाला है मार्केट में। बट हुआ क्या कि कंपनी को डर ये था कि भाई रिस्क मेरे को ये है कि मैं इस डिमांड को नहीं पूरा कर पाऊंगा, मतलब यही मुझे रिस्क है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वैसे डिमांड बहुत आने वाली है और डिमांड को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इस चीज़ का मुझे रिस्क लग रहा है, इस चीज़ का मुझे रिस्क ये लग रहा है कि मेरे बिजनेस को इस वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये रिस्क मेरे लिए पॉजिटिव है, हम इस रिस्क को एक्सप्लॉइट करेंगे, हम इस रिस्क को टैकल करेंगे, हम इसको बेनिफिट जो है इससे वो लेंगे। मतलब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगी ये कि मैं एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर करके उनको ट्रेन करूँगी, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कराऊँगी, प्रोडक्शन बढ़ाऊँगी, जिससे डिमांड ज़्यादा आएगी तो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है रिस्क को मैनेज करने का, कि अगर आपके सामने कोई पॉजिटिव रिस्क आता है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, आप उसका बेनिफिट उठाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप बैठ जाएं। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट द रिस्क भी एक तरीका है रिस्क को मैनेज करने के लिए, इन केस रिस्क इज पॉजिटिव, सो यू कैन गेट बेनिफिट फॉर योर बिजनेस फ्रॉम डैट। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपको क्लियर हो गया ना कि बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क के टाइप क्या है, देन हमने क्या समझा, मैथड ऑफ हैंडलिंग द रिस्क, जिसमें मैथड्स में मैंने सबसे पहले बताया आपको कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कोई रिस्क है, छोटा मोटा रिस्क है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, वी विल सी, हम देखेंगे, हम टैकल करेंगे। दूसरा है आप अवॉइड ही कर दो कि मतलब मुझे लग रहा है रिस्क है तो मैं वो करूँगा ही नहीं जिसकी वजह से वो रिस्क है, मैं वो काम ही छोड़ रही हूँ,
तो वो है अवॉइड करना। थर्ड मैंने पढ़ा कि मैं ट्रांसफर कर दूंगी रिस्क को, मतलब मुझे वो रिस्क नहीं चाहिए, मैं वो रिस्क को क्या करूंगी, दूसरे पे डालने की कोशिश करूंगी। लाइक मुझे डर है कि मेरी कंपनी में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, तो मैंने इसका इंश्योरेंस करा लिया, कल को वो होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भुगतेगी, वो उसके लिए लॉस होगा, ठीक, मेरे लिए नहीं है, मैंने करवा लिया अपने लिए सेफ्टी। तो ये होगा एक मेथड है आपको रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए। इसमें भी मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक हेजिंग बताया, एक अंडरराइटिंग बताया, और एक और तरीका बताया आपको, एक और तरीका क्या था आपका, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग बताया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हो अपने रिस्क को। चौथा जो टाइप था आपका, वो तो उसमें हो गया, चौथा जो टाइप था आपका वो था आपका प्रिवेंटिव रिस्क। रिस्क को क्या करो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक, कि जो उसके चांस हैं उसको रिड्यूस कर लो कि वो हो ही ना। तो उसके लिए आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया, आपने फोरकास्टिंग कर ली, आपने क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया कस्टमर को लोन देने से पहले। गवर्नमेंट के भी, आपकी सरकार भी मदद करती है अपने रेगुलेशन के थ्रू कि आपको वो रिस्क से प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। तो ये काफ़ी तरीके मैंने पढ़े, उसमें और भी 2 थे, वो हमने कर लिया। फिर लास्ट में जो हम आए थे रिस्क पे, वो था मिटिगेट रिस्क। और मिटिगेट में था कि रिस्क है, हो रहा है, ठीक है, उसके असर को कैसे, इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम तरीके सोचेंगे, वो है हमारा मिटिगेट रिस्क। अब हम उस टॉपिक को वाइंड अप करके अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि आपके चैप्टर से के नाम में जुड़ा हुआ था कि बिजनेस रिस्क एंड कॉजेस ऑफ फेल्योर। तो हमने बिजनेस रिस्क तो समझ लिया बहुत अच्छे से, अब हम आएंगे कि बिजनेस फेलियर क्या होता है और बिजनेस फेल किस वजह से होता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस फेल हो गया, सोचना कितना बुरा है, बिजनेस फेल हो गया, अभी बिजनेस फेल क्यों हो गया, क्या रीज़न है, क्यों, क्या कारण है कि मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो वो समझेंगे। सम टाइम बिजनेस फेल इवन आफ्टर पुटिंग इन एफर्ट्स इन प्लानिंग। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस अपनी कितनी भी जी जान लगा दे, उसके बाद भी वो फेल हो जाता है, उसके बाद भी वो नहीं चल पाता है। तो बिजनेस फेलियर मीन्स व्हेन बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली और अर्न इनफ प्रॉफिट टू सर्वाइव। तो बिजनेस फेलियर्स का मतलब यही होता है कि जब बिजनेस क्या ना कर पाए, कंटिन्यू ना कर पाए, कंटिन्यू ना कर पाए अपना ऑपरेशन, मतलब बिजनेस फेल हो गया, तो ऑफकोर्स बिजनेस कहाँ से अपना ऑपरेशन चला पाएगा। बिजनेस फेलियर मतलब यही है कि बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस अपना ऑपरेशन नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है सक्सेसफुली और इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है जो उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो जब इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ऑपरेट नहीं कर पाओगे, तो क्या ही होगा, आप बंद हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बिजनेस फेलियर। अब क्या क्या कारण है बिजनेस फेल किस वजह से होता है, तो इनके 2 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है, मतलब 2 टाइप्स के थ्रू हम बताएंगे कि बिजनेस किस किस वजह से फेल होता है। पहला है इंटरनल कॉजेस, मतलब आपके बिजनेस के अंदर ही कुछ ऐसी कमियां थी जो आप नहीं कंट्रोल कर पाए और उसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो गया। और एक्सटर्नल कॉजेस मतलब बाहर कुछ कारण बाहर से आए और आप उनको, ऑफ कोर्स बाहर के हैं तो आप उतना कंट्रोल कर भी नहीं सकते और इस वजह से आपका बिजनेस फेल हो गया। बट सबसे पहले हम आएंगे कि इंटरनल कॉजेस क्या हैं, क्योंकि भाई ये हमारे कंट्रोल में थे ना, इनको तो हम बिजनेस के अंदर, हम बिजनेस में इनको रह के कंट्रोल कर सकते थे, बट देन टू हमने कंट्रोल नहीं कर पाए और हमारा बिजनेस फेल हो गया। तो सबसे पहले तो हम इसको जानना चाहेंगे कि बाहर के तो छोड़ो, पहले हम अपने अंदर की तो बात जाने कि अंदर ऐसा क्या हो गया, अंदर ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से मेरा बिजनेस सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाया, हम अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाए, इवन इतना भी प्रॉफिट नहीं बना पाए कि हम सर्वाइव कर पाए। तो वो अंदर के कारण जानेंगे, पहले घर की बात जानेंगे कि घर में क्या चल रहा था। तो पहला है पुअर एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट था ना वही खराब था, वही इनएफिशिएंट था। और सोचो ना मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के पास सारे काम है जो आप पढ़ के आए हो, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, कौन रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट। सारी जो बिजनेस की जड़ है मैनेजमेंट, जिसको सारा बिजनेस देख रहा है, भाई प्लानिंग करनी है, प्लानिंग ही खराब कर दी तो क्या आगे बढ़ेंगे। जिसको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, प्लान बढ़िया है, तगड़ा है, सॉलिड है, तुम चीज़ें ही नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, तुम काबिल लोग ही नहीं हायर कर पाए, तुमने उनको सही डायरेक्शन ही नहीं दिया, उनको सुपरवाइज ही नहीं किया तुमने, और ना ही तुमने देखा कि चीज़ें प्लान के हिसाब से जा रही है नहीं जा रही है, तुम वो भी नहीं देख पाए, तो तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हुआ, बिजनेस फेल हो गया। तो पहला रीजन है पुअर एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, व्हेन द मैनेजमेंट टीम लैक स्किल, एक्सपीरियंस और क्लियर प्लान, रॉन्ग डिसीजन मेड। मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके पास भाई स्किल नहीं है,
उनको डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो सही प्लान नहीं बना पा रहे हैं। भाई जब आप अच्छा प्लान नहीं बनाओगे तो प्लान पे ही तो आगे आपकी पूरी चीज़ें टिकी हुई हैं बिजनेस की। प्लान ही गलत बना रहे हो, डिसीजन ही गलत ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है बिजनेस चल जाएगा, सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, बिजनेस में कन्फ्यूजन हुई, लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, लोग डायरेक्शन लेस जा रहे थे, और इस वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि मैनेजमेंट खराब था। और बहुत जगह होता है कि मैनेजमेंट खराब होता है और बिजनेस को नुकसान होता ही है। नेक्स्ट इज प्री मैच्योर स्केलिंग। प्री मैच्योर स्केलिंग मतलब क्या होता है, बहुत बिजनेस वाले जो होते हैं ना, वो जोश जोश में आके सोचते हैं हम यहाँ भी एक्सपैंड करेंगे, हम वहाँ भी एक्सपैंड करेंगे, और ज़रा दिमाग नहीं लगाते और वो एक्सपैंड करते जाते हैं। उनको ज़रा प्रॉफिट हुआ, वो कहते हैं हम एक और यूनिट डालेंगे, हमारी थोड़ी गुडविल बनी, हम लोन लेके एक और यूनिट डालेंगे। और क्या होता है, कुछ यूनिट चली, कुछ यूनिट नहीं चली, मान लो मैक्सिमम यूनिट नहीं चली, तो आपको कितना नुकसान हो गया, धड़ाधड़ यूनिट बंद हुई और आपका फिर होम बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर स्केलिंग का प्लान नहीं करोगे तो भी आपके बिजनेस को चांसेस रहते हैं कि वो फेल हो जाएगा। मीन्स एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू अर्ली बिफोर हैविंग इनफ स्टेबिलिटी कैन क्रिएट फाइनेंशियल प्रेशर। ऑफकोर्स आपके पैसों, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, प्रेशर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने तो इतनी यूनिट खोल दी। मान लो वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, फिर भी तो आपको वहाँ का रेंट देना है, आपको वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, भले कोई ना आ रहा हो, तो आपका बिजनेस तो वहाँ पे बंद होगा ही आने वाले टाइम पे। कब तक दे लोगे, कब तक होम बिजनेस जो चल रहा है उससे उसमें भी डालते रहोगे पैसा? नहीं हो पाएगा बेटा, वो बंद हो जाएगा। तो इस वजह से भी बिजनेस क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो रैपिड ग्रोथ विदाउट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग इंक्रीज कॉस्ट, रिड्यूस कंट्रोल एंड लीड टू कैश शॉर्टेज। ऑफ कोर्स आपने बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ी है बिना किसी सही प्लानिंग के, बिना स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ी, आपका कंट्रोल रिड्यूस हुआ, आप सारी चीज़ें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, आपने इतना फैला लिया है, कहाँ कहाँ देख लोगे आप, कैश की शॉर्टेज हुई और आपका बिजनेस क्या हुआ, बंद हो गया। नेक्स्ट रीज़न है फंडिंग शॉर्टफॉल। आपके पास फंड नहीं है, और मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी हो गई, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूंगी, मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दूंगी, मैं अपनी मशीन्स वगैरह को कैसे रिपेयर कराऊंगी, मेरा डेली ऑपरेशन कैसे चलेगा, एक दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, बाकी कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। इससे आपकी सप्लाई चेन क्या होगी, टूटेगी, आपका प्रोडक्शन डिले होगा क्योंकि आप रॉ मटेरियल ही नहीं ला पा रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा अरे ये तो दे ही नहीं पा रहे हैं, ये तो मार्केट में इनका प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, चलो कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हम इनका नहीं खरीदें, हम अब कहीं और खरीदें, कितना इंतज़ार करेंगे। आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फेल हो जाएगा इस वजह से भी। नेक्स्ट इज इनएडुकेट प्रॉफिट। दूसरा है कि प्रॉफिट आप अच्छा नहीं बना पा रहे हो, प्रॉफिट आप बहुत लो मार्जिन में बना रहे हो। ठीक है, बिजनेस लो मार्जिन में प्रॉफिट बना रहा है तो अपने लोन नहीं रीपे कर पा रहा है, ना ही वो टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है उतने, प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा है तो पैसे भी नहीं है उतने, और ना ही वो कुछ इन्वेस्ट कर पा रहा है दोबारा से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। तो बिजनेस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, इसलिए बिजनेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि भाई कब तक चलाएंगे, कम प्रॉफिट में कब तक सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, नहीं हो पाएगा। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत बड़ा लॉस हुआ, और क्यों, क्योंकि भाई ये इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बना रहे थे, तो जब नहीं बना रहे थे तो भाई एयरलाइन कैसे चलेगी, कैसे सारे खर्चे होंगे, बंद करनी पड़ गई, डेट नहीं दे पाए अपना, और ये बंद हो गए। नेक्स्ट इज लेबर प्रॉब्लम। अब अंदर वाले लोग में लेबर भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपका एम्प्लॉय नहीं खुश है, उसको सही ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो नुकसान पे नुकसान कराया जा रहा है, वो खुशी नहीं है, वो अपने इच्छा से काम ही नहीं कर रहा है, जितना वो अच्छा दे सकता है वो उतना बेस्ट दे ही नहीं रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, स्ट्राइक कर रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं तो लड़ रहे हैं। इससे भी क्या होगा, मेरे बिजनेस की पूरी वर्किंग पे असर आएगा, और जब ये अच्छा नहीं करेंगे, समय पे काम नहीं करेंगे, टीम वर्क की एब्सेंस होगी, तो मेरे कस्टमर को भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे हम, क्योंकि आज जब एम्प्लॉई लड़ रहे हैं, वो सही से प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हैं, तो कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को खरीद के खुश हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, हमारी मार्केट फॉल होगी और हम धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल कॉजेस, ये जो है वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं। अच्छा, वो तो कंट्रोल में था कि भाई अगर फंड की शॉर्टफॉल है तो कोशिश करिए कहीं और से अरेंज करने की, या एम्प्लॉय स्ट्राइक करे तो कोशिश करिए उनको मनवा ले जाने की, लेकिन अगर एक्सटर्नल कॉजेस हैं, मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, और इनकी वजह से अगर बिजनेस आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है,
तो कौन कौन से कारण हैं जो बिजनेस के बाहर के हैं, उसके कंट्रोल में भी नहीं है, और जिसकी वजह से मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। पहला है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमिक मतलब जो मनी रिलेटेड वर्ड से मैं जोड़ देती हूँ उसको, जो कंडीशन है आपकी कंट्री की वो फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब कभी कभी बिल्कुल मंदी हो गई है मार्केट में, कहते हैं मंदी हो रही, मंदी चल रही है, मतलब कुछ नहीं बिक रहा, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो खर्च करें और सामान को खरीदें, या बहुत महंगाई हो गई है, ये सडन लोगों की जो इनकम है उस पर असर आ गया, अब कस्टमर ज़्यादा स्पेंड ही नहीं कर रहा है। मान लो आपका ऐसा गुड्स है जो कस्टमर खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कम खरीदेगा, आपकी सेल रिड्यूस होगी, आपकी प्रॉफिट रिड्यूस होगी, जब तक चला पाओगे चलाओगे, नहीं चला पाओगे बंद हो जाओगे। ठीक, जैसे कि कोविड-19 आया, उसकी वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट और ट्रैवल बिजनेस क्या हुए, बंद हो गए, क्योंकि डिमांड कम हो गई, इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब हो गई, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, ना निकल रहे थे, ना कमा रहे थे, ना खर्च कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो ट्रैवलिंग बिजनेस थे, भाई ट्रैवल अब लोग कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से तुम चलोगे, रेस्टोरेंट, लोग रेस्टोरेंट जा ही नहीं रहे थे, तुम कहाँ से चलोगे, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब क्या हो गए, बंद हो गए। अब जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह या कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जो प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो कर लिए, वो तो चल गए, अदरवाइज बाकी नहीं चल पाए। नेक्स्ट इज मार्केट फ्लक्चुएशन। फिर क्या रीज़न है, मार्केट फ्लक्चुएशन रीज़न। मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब कि मार्केट में फ्लक्चुएशन है, मार्केट में क्या है कि कस्टमर का चेंज हो गया टेस्ट। अब कस्टमर का तो चेंज होता ही रहता है टेस्ट, आप पकड़ के तो नहीं बैठ सकते ना कस्टमर को। कंपटीशन जो है प्राइस को लेके भी चेंज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में, इन सब की वजह से भी बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, डिमांड गिर जाती है, गुड्स ही नहीं बिकते क्योंकि कस्टमर अब पहले हमारा ले रहा था अब नहीं ले रहा, भाई उसका प्रेफरेंस ही बदल गया, अब वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन चलाएंगे, हम कीपैड नहीं चलाएंगे, लेकिन हमने तो कीपैड वाला बना के खूब सारा स्टॉक रखा है ना, अब मेरा क्या होगा, वो तो पाइल अप होता जाएगा, वो तो बिकेगा नहीं, फिर हमें नुकसान होगा, हो सकता है हम रिकवर कर पाए, हो सकता है रिकवर ना कर पाए और बंद हो जाएं। तो ये भी कारण रहते हैं बिजनेस के बंद होने के, कि मार्केट में एकदम से कुछ चेंज आ गया और आप उसको नहीं झेल पाए और आप बंद हो गए। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। मुझे क्रेडिट चाहिए और क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जैसे फर्म है उसको लोन चाहिए बैंक से और उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ही वीक है, भाई बैंक भी नहीं ट्रस्ट कर पा रही है आप पे, आपको फंड नहीं मिल पा रहा, आपको लोन नहीं मिल पा रहा, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे, डे टू डे वर्किंग पे भी नहीं कुछ कर पा रहे, इस वजह से आपको क्या हुआ, आप नहीं चल पाए और आप बंद हो सकते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी टेक्सटाइल यूनिट जो होती हैं वो इसीलिए बंद हो गई क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पा रही, तो बैंक इन पे इतना ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, छोटी छोटी फर्म में पता नहीं दे पाए ना दे पाए, तो फिर इनको बंद होना पड़ा इस वजह से। नेक्स्ट इज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ गया, इस वजह से क्या हो गया, आप बंद हो गए। बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ यहाँ पे, बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा और रिलेट भी शायद कर पाएँ आप, कि जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो भी बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, आउटडेट हो जाते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को अपनाते ही नहीं हैं, ठीक है, जो अपडेट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे रील देख रहे हो ना, ये बचपन में शायद देखी होगी आपने, फिल्म स्ट्रिप देखी होगी, जब पहले फ़ोटो खींचती थी तो कैमरे में रील पड़ती थी और वो फ़ोटो जो खींचते थे कैमरे से वो रील में होती थी, आती थी, और फिर रील को आपको फ़ोटो की दुकान में जाके मतलब वो प्रोसेस करते थे, वॉश करते थे, देन वो फ़ोटो निकल के आपको देते थे। तो ये तरीका चलता था पहले। कोडक नाम सुना होगा कैमरे का, तो कोडक वाले फिल्म स्ट्रिप वगैरह बनाते थे और बहुत ही अच्छा कर रहे थे, 1973 में ही था ये आई थिंक, बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये, और अच्छा मुझे डेट नहीं उतना याद है, आई थिंक 1973 में ये बहुत टॉप लीडिंग ब्रांड था इस सेक्टर में, बहुत अच्छा कर रहे थे। और फिर बाद में क्या हुआ कि नए नए ब्रांड आए, ठीक है, नए नए टक्कर में आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके वाला कैमरा लॉन्च किया जिसमें फिल्म स्ट्रिप की ज़रूरत ही नहीं थी, स्मार्ट कैमरा, और इन्होंने कहा कि हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें बहुत भरोसा था कि जो कस्टमर हैं वो हमारी फिल्म स्ट्रिप वगैरह ही खरीदेंगे। बट हुआ क्या कि कस्टमर ने जब ऐसा कैमरा देखा कि भाई जिसमें फिल्म स्ट्रिप पे कोई खर्चा ही नहीं हो रहा है, ऐसे काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम इस कैमरे को खरीदेंगे, और निकॉन वगैरह ये सब बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ आए और इन्होंने कैप्चर कर ली पूरी मार्केट। कोडक वालों ने कुछ भी इनोवेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और ये पीछे रह गए। तो इस वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, जैसे वो ही 2012 में आई थिंक बैंकरप्ट हो गए और बंद हो गए। तो ये भी कारण होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं करते हो अपने आप को, तो आपका चांसेस रहता है कि आपका बिजनेस भी क्या हो, फेल हो जाए।
नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ। सरकार ने कोई पॉलिसी एकदम से चेंज कर दी, एकदम से कोई वो ऐसा रूल्स ले आए जो आपके बिजनेस को मतलब इम्पैक्ट कर दिया बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, कुछ बैन कर दिया जो आप बना रहे थे, मान लो वही बैन हो गया, तो फिर क्या हुआ, आपका बिजनेस फेल हो गया। दिस क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड फोर्स कंपनी टू चेंज प्लान सडनली। अब गवर्नमेंट कुछ लाई है तो आपका क्या ही कंट्रोल है, आपको तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको तो तुरंत चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट तो आपको ऐसे भी भगा देगी। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, उससे बहुत सारी जो स्मॉल रिटेल शॉप थी, उन जो कैश बेस्ड बिजनेस कर रही थी, उन पे बहुत बुरा असर आया इस चीज़ का। तो अब वही है कि सरकार कुछ भी ला सकती है, ले ही आती है कि कल से ये होगा। जैसे कि अभी हमने वो देखा था ना, वो व्हीकल्स वाला, कि व्हीकल्स के लिए एक प्रोटोकॉल लाई कि आपको वो वाले इंजन वाली मोटरसाइकिल वगैरह सब बैन हो रही है, कल से अब नहीं चलेगी। तो देखो ना बिजनेस को कितना झटका है, जो सर्वाइव कर पाए, जो नहीं कर पाए वो बंद हो गए। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी और लॉ में भी कोई चेंज आता है तो भाई बिजनेस पे बुरा इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर। क्या नेचुरल डिजास्टर आपके कंट्रोल में है जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद हो रहा है? पंजाब में बाढ़ आई, कितने बिजनेस छोटे छोटे बंद हो गए, क्या आपके कंट्रोल में था? नहीं था। तो जैसे कि इवेंट लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, ये सब क्या करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज, गुड्स और ऑफिस को क्या करते हैं, असर डालते हैं। बैकअप प्लान होगा, सर्वाइव करोगे, नहीं होगा तो आप बंद हो जाओगे, है ना। जैसे फ्लड्स आई, बाढ़ आई, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो चेन्नई में थी वो बंद हो गई, फेल हो गई, लॉस हो गया उनको। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ की इनपुट्स। अगर जो मेन रॉ मटेरियल है, सोचो वो आपको ना मिल पाए, तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से भी आप बंद हो जाओगे। इसकी भी एक स्टोरी बताऊंगी अभी। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल, फ्यूल और स्पेयर पार्ट कैन स्टॉप प्रोडक्शन। मतलब जैसे आपका बिजनेस है, किसी एक रॉ मटेरियल जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब वो नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं, वो नहीं तो कुछ नहीं, वो वाला हाल है आपके बिजनेस का, कि अगर वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वही नहीं मिल पाया, मान लो उसी की शॉर्टेज होगी, तो बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइस मान लो अब भाई शॉर्टेज है तो प्राइस तो बढ़ेगी, आसमान को छुएंगे, और मान लो आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप तो नहीं ले पाओगे, फिर आप सोचोगे बंद करते हैं, इस लाइन का बिजनेस नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि ऑयल वॉर हुआ था, ऑयल शॉर्टेज वॉर कह लें, ऑयल ट्रेड वॉर, कुछ टर्मिनोलॉजी है। उसमें क्या हुआ था कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपका आता है ऑयल वगैरह, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है ना ऑयल वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को, लाइक यूएस, जापान, इन लोग को हम जो ऑयल की सप्लाई है, फ्यूल की सप्लाई है, बेसिकली ऑयल की सप्लाई हम नहीं देंगे, वी आर गोइंग टू बैन, बिकॉज अरब और इसराइल का क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। तो उन्होंने ये कहा, तो क्या हुआ कि अब भाई बंद हो गई सप्लाई, तो वहाँ के बिज़नेस वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बिज़नेस जो इस पर डिपेंड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हो गया, और जहाँ पे ऑयल की ज़रूरत पड़ती थी मशीन्स वगैरह चलाने में, तो भाई उन लोगों को तो बड़ी शॉर्ट दिक्कत हो गई। और मतलब जो उस कंट्री में था वो उसका प्राइस इतना बढ़ा दिया कि मतलब सिर्फ वही लोग ले सकते थे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, क्योंकि अब सब कहाँ से लाएंगे, सप्लाई तो आ नहीं रही है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो तुमको भी पता है क्या होगा, प्राइस ही बढ़ाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ये वगैरह सब बंद हो गए। तो इसीलिए ये मैंने एग्जांपल दिया कि अगर की इनपुट जिस पे तुम्हारा बिजनेस पूरा बेस्ड है, अगर वही नहीं मिल पाएगा या डिले होगा या कॉस्टली रेट पे मिलेगा, कॉस्ट मतलब महंगे रेट पे मिलेगा, तो आप बहुत चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल वहाँ पे क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया आपका पूरा चैप्टर, बिजनेस रिस्क के टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा हमने कैसे उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो देखा, उसके तरीके समझे। फिर हम बिजनेस फेलियर पे आए, बिजनेस फेलियर के जो कॉजेस हैं लाइक इंटरनल एक्सटर्नल, उनके सारे टाइप्स वगैरह हमने समझे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।